Good morning, all of you. I am Indrajit Chaurasia, your maths faculty, Motion Education Private Limited, Kota. Today I am here to discuss the paper of 11th April, JEE Main. तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया 11th का पेपर वाज वेरी इजी. हाँ, कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन लेंदी थे. बाकी पेपर कोई ऐसा नहीं था कि टफ हो. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो जनवरी में दिया आपने उसके कंपेरिजन में तो आपको काफ़ी इजी लगा होगा. तो आई होप सब बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा और उनको अच्छा लगा होगा. मतलब पहला अटेम्प्ट देख के इसके बाद आपको ये थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा कि अच्छा पेपर भी इजी आया और हम अच्छे से कर पाए और आप लोगों को टाइम भी मिला था तो आप अच्छे से कर पाए होंगे. और ऑलमोस्ट अधिकतर बच्चे एडवांस की तैयारी में लग गए होंगे. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आप एडवांस की तैयारी में लगे हुए हैं. और इसीलिए आज हम ये पेपर डिस्कस करने आए हैं. तो अगर कुछ आपकी प्रॉब्लम रह गई होंगी तो आज देख सकते हैं उसको, क्योंकि आपको एडवांस का पेपर देना है तो आपको और क्लैरिटी रहेगा. ठीक है, तो चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना पेपर. हमारे पास दिया हुआ है लेट x1 x2 अप टू x100 बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद x1 इक्वल्स टू 2 एंड देयर मीन इक्वल टू 200. इफ yi इक्वल्स टू i xi minus i lies between 1 and 100, then the mean of y1 y2 up to y100 is. क्वेश्चन में हमें एक एपी की बात की है. एपी के अंदर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये बोला गया है कि उसके अंदर 100 टर्म्स है. उनके लिए मीन दिया हुआ है. मीन दिया है तो मीन के लिए हमारे पास मीन एक तरह से एवरेज होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, और उसके बाद वाई आई को दिया हुआ है एक्स आई के फंक्शन की फॉर्म में. तो अगर एक्स आई हमें मिल जाएगा तो वाई आई भी हम फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखिए मीन जो गिवन है हमें 200. तो मीन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो हमने सम किया, तो सम के लिए हम क्या कर रहे हैं, एपी का फॉर्मूला, एपी के एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं. तो फॉर्मूला लगाया हमने n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 100. ठीक है, और ये इक्वल है 200 के. तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें डी का वैल्यू मिल गया. तो हमारे पास एपी के अंदर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया. तो इसके बाद देखिए जो वाई आई का फंक्शन था, वाई आई इक्वल्स टू आई इंटू एक्स आई माइनस आई. तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक्स आई का वैल्यू रखेंगे. एक्स आई मतलब आयत टर्म ऑफ द एपी. जो एपी है उसका आयत टर्म हमें फाइंड करना है. तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस आई माइनस 1 इंटू डी. ए कितना है 2 और डी है 4. अब देखो जरा इसके अंदर a प्लस आई माइनस 1 इंटू डी माइनस आई. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3i स्क्वायर माइनस 2i. तो ये हमारे पास वाई आई आ गया. अब देखिए जब वाई आई आ चुका है तो अब इसकी हेल्प से हम कोई सा भी ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं जो वाई वाले जो ऑब्जर्वेशन है उनमें से. और जब वो फाइंड कर सकते हैं तो उसको मीन फाइंड कर सकते हैं. तो देखिए हमें मीन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा वाई आई बाय 100. इसको जब सिंप्लीफाई किया, समेशन लगा दिया हमने इस पर, ये वाई आई का वैल्यू था, इस पर समेशन लगा दिया हमने. समेशन लगाया तो देखो जरा सिग्मा 3i स्क्वायर, इसमें i का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से 100 तक. तो ये हमारे पास फॉर्म होता है डायरेक्टली जो अपन सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्म में पढ़ते हैं. उसका रिजल्ट क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. n का वैल्यू यहाँ कितना 100. तो देखिए जरा ये हो गया n प्लस 1 और ये 2n प्लस 1, 100 प्लस 1 और 200 प्लस 1 बाई 6 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था इसमें ये वाला. ठीक, माइनस 2i. तो जब इस पे समेशन लगाएंगे तो कौन सा फॉर्म लगेगा, सिग्मा n वाला, वो होता था n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो देखिए n प्लस 1 बाई 2 और ये वाला 2 ये मल्टीप्लाई वाला था. ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई किया अपन ने तो ये जो वैल्यू आई 201 बाई 2 माइनस 1, क्योंकि हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या किया देखिए जरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे अपन. तो जो मिलेगा हमें, तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिल गया. ये किसका वैल्यू था, जो मीन हम फाइंड करते थे, एक तरह से वाई बार जो हम फाइंड करना चाहते थे उसका वैल्यू मिल गया. ठीक है, तो इट वॉज एन इजी क्वेश्चन और आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं इस क्वेश्चन को करने में. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट s इक्वल्स टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 pi सच दैट 3 cos 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0. तो देखिए थीटा की जो वैल्यूज हैं उनका सेट हमें चाहिए, उसके अंदर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए.
जो थीटा के वैल्यूज हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। एक तरह से हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। ये इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। चलिए देखते हैं क्या करना है अपन को। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 3 cos 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin 6 थीटा प्लस 2। तो एक तो हमें दिख रहा है कि इसमें और इसमें दोनों में cos स्क्वायर थीटा कॉमन तो ले सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लेने की जगह हम इसको इस 5 cos स्क्वायर थीटा में से 3 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया और ये 2 cos स्क्वायर थीटा सेपरेट कर दिया। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, इन दोनों में, इन दोनों के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। जबकि इसमें और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें अगली टर्म में 2 sin 6 थीटा दिख रहा था, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा था, इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो देखो क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा, ये जो बना, और जो -2 था इस +2 से कैंसिल आउट हो गया वो। ठीक है, वो न्यूट्रल हो गया। अब बचा जो, उसमें देखो जरा, इसमें हमने 3 cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इसमें हमने 2 sin स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा sin 4 थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये बन गया अपने पास sin 4 थीटा माइनस 1। तो इसमें देखिए ये माइनस आएगा इधर। अब देखिए जरा, इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमें ये क्लियर दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 sin स्क्वायर थीटा, इसको फैक्टराइज किया अपन ने, तो ये क्या बनेंगे देखो जरा, दो फैक्टर होंगे इसके अंदर, एक तो होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है वहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक माइनस जो हमने यहाँ रखा था वो प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये था अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये कुछ थोड़ा सा साइन में दिक्कत है, ये साइन माइनस आएगा यहाँ, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए जरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इस लाइन में, इस स्टेप में थोड़ा सा देखिए, इस स्टेप को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इस स्टेप को। इसके बाद क्या हुआ, ये 3 cos स्क्वायर थीटा ये बन चुका है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यह आ चुका है अपने पास -2 sin स्क्वायर थीटा, अंदर क्या आएगा देखो, एक तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए जरा, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ये तो है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो ये बन गया अपने पास। इसके बाद इसमें देखो जरा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और माइनस cos स्क्वायर थीटा ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो देखो अगली स्टेप में क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ -3 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये बचा रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा पूरा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखो जरा, अगर मैंने कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचने वाला है -3 प्लस, अब देखो ये तो कॉमन जा चुका है, और यहां क्या बचा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 ये तो 2 बचेगा, और ये से मल्टीप्लाई होकर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो अगले स्टेप में क्या करेंगे अपन, अब हमें क्लियर ये दिख गया कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, और ये क्या है, ये बन गया अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब जब अपन ये देख पा रहे हैं कि 3 फैक्टर्स हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और तीसरा है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, दैट मींस वी कैन से दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 और 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब देखो जरा, इसमें से जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या पाई हो सकता है। हमारे पास जो इनिशियली इंटरवल दे रखा था वो 0 से 2 पाई तक था, तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगे थीटा के लिए 0, पाई और 2 पाई, ये तीनों वैल्यू पॉसिबल है।
क्योंकि इंटरवल हमें 0 से 2 पाई दे रखा है। दूसरे वाले केस में जब कॉस स्क्वायर थीटा 0 करना है, तो सेकंड वाला फैक्टर भी 0 हो सकता था, वो जब वो 0 करना है तो हमें ये देखना है कॉस थीटा 0 कहाँ बनेगा, एक तो बनेगा π/2 पर, उसके पास बनेगा 3π/2 पर। यहाँ भी 2 सॉल्यूशन मिले हमें, π/2 एंड 3π/2। इसके बाद आता है ये तीसरा वाला फैक्टर, ये इसको फैक्टर को 0 करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा -1 = 0, मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा = 1 और sin स्क्वायर थीटा = 1/2। तो जब ये आ गया अपने पास sin स्क्वायर थीटा 1/2, दैट मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो sin थीटा है वो आ जाएगा ±1/√2, ±1/√2। तो अब हम इसको देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू कंसिडर हो रही हैं। तो थीटा का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एक तो π/4, अगर पॉजिटिव की बात करें तो π/4 भी पॉसिबल है और 3π/4 भी पॉसिबल है, और अगर नेगेटिव की बात करें तो 5π/4 और 7π/4 ये दोनों वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो ये हमने सारे वैल्यू कंसिडर कर लिए इधर। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देयर आर टोटल 9 सॉल्यूशंस। ओके, तो ये इजी क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का था, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना था, बस पहले स्टेप में थोड़ा सा अरेंज करने वाली बात थी, वो अगर आपको आ गया तो क्वेश्चन आसान है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमें जो दे रखा है एक्सप्रेशन, उसमें देखिए वैल्यू तो दे रखा है -log2 से log2, ये तो लिमिट है, और जो अंदर एक्सप्रेशन है e⁻x log e⁻x + 1 √1 + e⁻2x dx, इस क्वेश्चन को इजी नहीं बोल सकते, बट हाँ अगर थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस किए, तो इस क्वेश्चन को बना सकते थे। थोड़ा सा लेंदी जरूर है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसको देख के डायरेक्टली क्लिक नहीं करता कि किसको यू माना जाए या किसको हम कुछ वेरिएबल एज्यूम करें और उसका डिफरेंशिएशन में मिल जाए। ठीक है, और नहीं डायरेक्टली बाई पार्ट वाली बात सोच सकते हैं अपन। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली कुछ लोगों ने सोचा हो, थोड़ा सा लेंदी होगा। ठीक है, पर हम क्या करें स्टार्टिंग में, देखिए e⁻x यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है अंदर, तो एक काम करते हैं पूरे फंक्शन को ऐसी फॉर्म में लेके आए कि अगर मैं e⁻x को नया वेरिएबल एज्यूम कर लूँ तो देखो जरा उससे क्या फायदा होगा। एक तो ये जो e⁻x बाहर जो दिख रहा है ये तो dx के साथ चल के dt बन जाएगा, तो कम से कम एक टर्म ये वाली जो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ रही थी ये कम हो जाएगी हमारे पास। बात समझ आ रही है। अभी देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके अंदर e⁻x को t माना तो e⁻x dx dt बन गया। ठीक है, अब देखो इससे हुआ क्या, e⁻x dt में जा चुका है, ln e⁻x को t मान लिया हमने, और ये 1 + e⁻2x 1 + t²। और अब लिमिट क्या हो जाएगी, देखो जरा, हमने जब e⁻x को t माना, e⁻x को जब t माना हुआ है तो लोअर लिमिट जो थी वो -ln2 थी। जब इसमें रखोगे -ln2 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ये प्रॉपर्टी होती है अपने पास डायरेक्टली। इसी तरह अपर लिमिट रखोगे e⁻ln2 वो क्या हो जाएगी 2। तो अपने पास इस तरह का इंटीग्रल हमें मिल जाएगा। अब देखो जरा इसको, अब इसको सॉल्व करना है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, और जब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शन इंटीग्रेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, बाय पार्ट यूज करते हैं और उसके मल्टीप्लाई में 1 मानते हैं, मल्टीप्लाई 1 मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम लॉग को कंसीडर करेंगे और जो दूसरा फंक्शन है वो 1 मान लेंगे। ठीक, तो अब क्या होता है, फॉर्मूला जो लगाते हैं इसमें अपन, तो देखो लॉग वाले को छोड़ दिया अपने, जो फॉर्मूला लगाते हैं इसी करते हैं u × v, तो u × v dx इंटीग्रेशन, तो v है 1, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 मानेंगे अपन इधर, तो 1 को इंटीग्रेट करोगे तो 2 हो जाएगा, t आ जाएगा, सॉरी क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये t आ जाएगा माइनस। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाला तो यही है ln t + √1 + t²। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/t + √1 + t², ये रहा, ये देखिए। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करना है तो इस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये √1 + t², इसका क्या हो जाएगा 1/2 √1 + t², क्योंकि √x जैसा फॉर्म है ये, और √x का डायरेक्टली हमें पता होता है 1/2 √x। तो देखो 1/2 √1 + t²। अब अंडर रूट के अंदर भी डायरेक्टली t तो नहीं था, t 1 + t² था, उसका भी करना पड़ेगा। उसका किया तो ऊपर हो गया t² का 2t, क्योंकि 1 का तो 0 होगा, t² का 2t, ये रख दिया अपन ने। अब देखो जरा ये किया अपन ने, और इस पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना होता है हमें। ठीक है, अब देखो जरा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया।
अब इसको जब सॉल्व किया अपन ने, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो फॉर्म है ऊपर जो आने वाली है ये इससे कट जाएगी। ये देखो जरा, ये स्टेप मैं आपको बताता हूँ। इधर ये क्या हुआ होगा इधर कि इस वाले में तो लिमिट रख देंगे 1। तो देखिए हमने जब अपर लिमिट रखी इसके अंदर तो टी के प्लेस पे 2 आ गया, 2 ln 2 प्लस रूट 5, और जब लोअर लिमिट रखोगे 1/2 तो यहाँ आ जाएगा 1/2 ln 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, और 1 प्लस 1/4 जब करोगे तो 5/4 हो जाएगा। इसका रूट से बाहर आके बनेगा रूट 5/2। तो इसमें 2 एलसीएम आ जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। माइनस, अब देखो ये जो पूरा मैं आपको बताया कि ये सेम होके इससे कट जाएगा। मैं स्टेप लिख के बताता हूँ, मैं ये वाला टर्म लिख के बता रहा हूँ आपको कि ये टर्म क्या बनेगा। ये बन गया 1/2 से 2 1 t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, देखो एलसीएम ले लिया अपन ने, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम किसका लिया ये देखो जरा, इसके अंदर ये वाली जो टर्म है इसके अंदर ये 2 तो कैंसिल हो गया, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया। ऊपर देखो क्या बनेगा, ऊपर एलसीएम में जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस यहाँ टी ऑलरेडी था तो यहाँ टी बचा रहेगा, और ये पूरे का एक बार फिर से इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक। पर अब एक बेनिफिट हो गया अपन को कि ये टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है वो ये रहा, बचा कौन है, अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में बचा हुआ है वो देखिए, ठीक है। ये बच गया अपने पास। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप कैसे करोगे, आप 1 प्लस टी स्क्वायर आपको डायरेक्टली आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर को यू स्क्वायर ज्यूम कर लीजिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t dt इक्वल्स टू 2u du। तो इधर से हमारे पास t है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t dt u du। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो देखो क्या बन जाएगा, u du अपॉन अंडर रूट में हमने इसको u का माना था u स्क्वायर, तो u से u का कैंसिल हो जाएगा। अब 1 ही तो बचा है, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u, और u का मतलब इस पे लिमिट लगानी है अपन को। लिमिट लगाने के पहले मैं क्या करता हूँ, इस u को चेंज कर लेता हूँ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और इस पे लिमिट क्या हो जाएगी, इस पे लिमिट आ जाएगी अपने पास t के क्या क्या थी 1/2 से 2, ठीक है। ये u जो वैल्यू है अभी मैंने विदाउट लिमिट लिखी है क्योंकि अगली स्टेप में मैं u का वैल्यू रख देता हूँ और लिमिट 1/2 से 2 लगा दूंगा। तो देखो क्या बनेगा, ये जब इसे अपर लिमिट लगाएंगे तो कितना हो गया 1 प्लस 2 स्क्वायर 1 प्लस 4 मतलब रूट 5 माइनस 1/2 रखेंगे तो कितना बनेगा 1 प्लस 1/4, तो 1 प्लस 1/4 मतलब हो गया, अगली स्टेप में लिखते हैं इसको ऐसा, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये लिमिट लगाया मैंने 1/2 से 2 तक, तो देखो कितना बन गया रूट 5, और माइनस अगर आप ध्यान से देखें रूट 5 माइनस रूट 5/2, तो ये क्या बचेगा रूट 5/2 ही बचेगा। ये बात समझ में आ रही है। और ये सारा जो चल रहा था ये आगे माइनस साइन में चला था, तो लास्ट में जाके जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब इसको सॉल्व करके इसके आगे माइनस आ जाएगा, वो लिखा हुआ है अपने यहाँ देखो, ये देखो जरा ये वाला वैल्यू, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम पहले सॉल्व कर चुके थे इधर, ठीक है। तो फाइनली अपना आंसर जो आएगा, इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो रखने के पहले अपन क्या करेंगे, ये 2 जो है log के प्रॉपर्टी से log के आगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आगे ऊपर पावर में चला जाएगा, इधर ये पावर में लिख दिया अपने, देखो जरा ये 1/2 ये उधर पावर में चला जाएगा, ये चला गया 1/2 पावर में, और इस माइनस के कारण ये अपोन में आ गया, log m बाय n इज log m माइनस log n, तो log m माइनस log n लिखा हुआ था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया और माइनस रूट 5/2, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इजी तो नहीं बोल सकते, पर अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस किया तो आप इसको बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट s इक्वल्स टू m इक्वल्स टू aij मैट्रिक्स aij बिलोंग्स टू 0 1 2 I and j lies between 1 and 2 be a sample space and a equals to m belongs to s, m is invertible, be an event, then pa is equals to, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखा जाए तो थोड़ा सा सिंपल जरूर है, पर एकदम क्लिक करना चाहिए कि हमें ये जो कंडीशन दे रखी है 0 1 2
एक तरह से थोड़ा सा केसेज वाला केस बनाने वाला केस आ गया है कि कुछ केसेज हमें बनाने हैं, और जनरली प्रोबेबिलिटी का आपने क्वेश्चन देखा होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हमें केसेस सोचने पड़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। ये मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी मिक्स कर दिया इन्होंने, ठीक है, मैट्रिक्स प्रोबेबिलिटी और उसके अंदर हम केसेस बनाएंगे। तो देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो ये मैट्रिक्स, ये जो सेट दिया है कैपिटल एस, ये मैट्रिक्स का सेट दिया हुआ है जिसके अंदर ए आई जे ये एलिमेंट को बताता है उसके, और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है। और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2, 0 1 2 में से कोई एक एलिमेंट हो सकता है, मतलब इन तीनों में से आपको चूज करना है एलिमेंट्स, ठीक। और साथ ही साथ एक ए सेट डिफाइन किया हुआ है, वो किसका सेट है, वो है मेट्राइसेज। कौन सी मेट्राइसेज, जो इसके अंदर है, इसी में से लिए हमने, पर कंडीशन क्या है कि वो जो है वो सारी इन्वर्टिबल होंगी। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, उनके डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो फाइनली अब वो चाह रहा है कि पी ए का वैल्यू बताओ, मतलब हमें वो देखना है कि ए के लिए, इस ए के सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, वो तो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि पी ए फाइंड करना है, वो तो फेवरेबल हो जाएंगे। और इधर हो जाएगा अपने पास सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आइडिया आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जब इसने बोला है कि आई जे का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, इसका मतलब हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो उसके लिए अगर अपन ये सोचें कि टोटल कितने पॉसिबिलिटी हैं 0 1 2 3 एलिमेंट को कंसीडर करते हुए, तो आप देख रहे हैं कि हर किसी पोजीशन के लिए टोटल 4 पोजीशन बनेंगी। 2 क्रॉस 2 का जो एलिमेंट होगा वो, मतलब जो मैट्रिक्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स बना। अब इसको फिल करने के लिए 3 चॉइसेज हैं, 0 1 या 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 3, तो टोटल कितने हो गए 3 पावर 4, मतलब टोटल तो अपने पास 3 पावर 4 पॉसिबिलिटीज आ गई मैट्रिसेस के लिए टोटल। तो इसका मतलब 81 तो अपने पास टोटल केसेज हो गए, या टोटल मैट्रिसेस हो गए जो सैंपल स्पेस के अंदर थे। अब बात करते हैं इसके लिए इन्वर्टिबल के लिए। देखो जब इन्वर्टिबल बोल रहे हैं, जब हमने आपको बोला कि डिटरमिनेंट m नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, उल्टा सोचते हैं। उल्टा कैसे, कि हम ये देखें कि m नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम एक काम करें ना कि 0 वाला केस निकाल लें, उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा नॉट इक्वल टू 0 बचेगा। तो इसको फाइंड करने के लिए मतलब हम ये मानेंगे कि डिटरमिनेंट m का वैल्यू 0, तो डिटरमिनेंट m का वैल्यू 0 बनेगा कैसे, उसके लिए अलग अलग केसेज हैं। तो देखिए क्या क्या केसेज है, मैं आपको बताता हूँ आगे। देखिए ये जब मैंने डिटरमिनेंट m का वैल्यू 0 ले लिया, तो ये हमने जब इस तरीके से मान लिया m a b c d, तो a d माइनस बी सी ये करना था हमें, तो a d माइनस बी सी हमने 0 के इक्वल कर दिया, तो इधर से हमें मिल गया a d इक्वल्स टू बी सी। अब देखो आपको करना क्या है, आपको यही तो देखना है कि ये AD कौन कौन से केसेज में BC के इक्वल होगा, या हम ABCD के कौन से वैल्यूज कंसीडर करें कि AD BC के इक्वल हो जाए। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम केसेज कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें कि अगर दोनों वैल्यू मतलब AD एंड BC बोथ आर इक्वल टू 0, मतलब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, तो अगर दोनों ही वैल्यू 0 हुई तो डेफिनेटली इक्वल है। पर जब दोनों इक्वल टू 0 हैं, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि या तो A 0 रहा हो और D का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। इन तीनों केसेस में ये 0 बनेगा AD, ठीक है ना। ऐसे ही अगर D का वैल्यू 0 होता तो फिर हम एक को वैल्यू बोल सकते थे कि 0 1 या 2 ऐसा बोल सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास केस कितने हो गए कि इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0, वो तो दोनों में आ रहा है, वो तो कॉमन है, उसको एक ही बार काउंट करेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा कितने केस हैं, एक केस ये, एक केस ये, क्योंकि ये केस कौन सा है, जब ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू 0। ये केस क्या है, ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 0, और इधर ए का वैल्यू 0 रखा हुआ है, डी का वैल्यू 1 हो सकता है, ए का वैल्यू 0 डी का वैल्यू 2 हो सकता है। तो कितने केसेस मिले यहाँ से, 4 केस तो ये हो गए, और एक ये ए इक्वल टू 0 डी इक्वल टू 0 ये कॉमन, तो टोटल हो गए 5 केसेस यहाँ से मिल गए, ठीक। एट द सेम टाइम इसमें बात करें, इसमें कुछ ऐसे होगा कि b इक्वल्स टू 0 लिया अपन ने, तो c का वैल्यू 0 1 या 2 इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर हमने c इक्वल्स टू 0 लिया है तो b का वैल्यू 0 1 या 2 इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन कि ये 0 वाला केस तो दोनों में कॉमन है, तो टोटल कितने केसेज हो गए, अगेन 5 केसेज, और 5 केसेज अब a और d और b और c, तो टोटल अपन बात करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे
5 इंटू 5 मतलब 25। तो ये पहले वाले केस में तो 25 केसेज आ गए अपने पास, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में आते हैं कि एडी और बीसी ये दोनों 1 के इक्वल आ जाए। तो अगर दोनों इक्वल टू 1 हो गए तो भी तो उनका डिफरेंस तो 0 ही रहेगा, या दोनों बराबर ही रहेंगे। अब 1 होने का तरीका क्या है कि अब देखो, अगर मैं एडी और बीसी दोनों बराबर करता हूं और दोनों 1 के बराबर करता हूं तो देखो क्या मिलेगा। देखो जरा, जब मैं दोनों को 1 अलग अलग 1 के बराबर कर रहा हूं तो अब देखो जरा, अब आप सोच के देखो, जो नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं 0, 1 और 2, उनमें से क्या लेना पड़ेगा कि दो का प्रोडक्ट 1 आ जाए। सीधी सी बात है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और कोई तरीका ही नहीं है। और कोई तरीका है ही नहीं हमारे पास कि इन दोनों को 1 के इक्वल बनाया जाए। तो एक ही तरीका हुआ, तो यहाँ तो एक ही तरीका काउंट करेंगे अपन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट केस पर, अगर दोनों का प्रोडक्ट मतलब एडी और बीसी दोनों ही सेपरेटली 2 के इक्वल हो जाए। अब आप सोच के देखो ना कि जब एडी और बीसी 2 के इक्वल हो रहे हैं, एडी और बीसी ये दोनों 2 के इक्वल हैं, तो इसका 2 कब बनेगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, या फिर ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, बस ऐसे यहाँ भी 1 या 2 या फिर 2 या 1, यही पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी, तो टोटल कितनी, 2 इंटू 2 मतलब 4, ठीक। इसके अलावा अगर दोनों वैल्यू 4 के इक्वल हो जाए, मैं क्यों 4 कहाँ से लाया मैं, क्योंकि मेरे पास तो 0, 1 और 2 ही अवेलेबल है। तो 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ बनेगा जब तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना 4 ही तो हो सकता है, इससे ज़्यादा जा नहीं पाएंगे कभी अपन। मिनिमम हमने 0 देख लिया, 0 स्टार्ट किया था। तो देखो दोनों 4 के इक्वल कम हो गए। अब सोच के देखो, अगर AD है और BC है तो ये दोनों 4, अब ये 4 कब बनेगा, देखो ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 2 हो जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास। यही एक तरीका जब 4 बनाया तो इसके लिए भी एक ही तरीका आया। तो देखो तरीके काउंट करते हैं, टोटल कितने हैं, ये 1, ये 4, ये 25 और ये 1, कितने हो गए 25, 26, 30, 31। तो ये केस कौन से है, ये केस वो है जब हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमें। टोटल केसेस कितने थे हमने फाइंड किए थे, टोटल केसेस अपने पास 81, इनमें से माइनस कर दें ये वाले केसेस, तो एक तरह से ए के लिए फेवरेबल केस आ जाएंगे, इसको अपन NA बोल दें। बात समझ आ रही है, क्योंकि हमें 31 केसेस तो वो मिल रहे हैं जब हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिल रहा है, हमें तो नॉन जीरो चाहिए ना। 81 जो मैट्रिसेस थे अपने पास टोटल, उनमें से 31 ऐसे आ गए जिनका वैल्यू 0 मिल रहा है, डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो कितना बचा, ये 50। और अब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं अगर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए के फेवरेबल केसेस वो आ चुके हैं 50 और टोटल केसेस मतलब 81, तो अपना आंसर हो गया 50/81, ठीक है। ये क्लियर है सबको, चलिए आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी है और थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, मतलब इजी की कैटेगरी में नहीं रख सकते इसको अपन। ये डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन में से है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये। देखो जरा, मतलब इसके अंदर कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है, क्या क्या दे रखा है वो आपको समझना है। पहले तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फंक्शन डिफाइन है 2 to 4 से R में, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कंडीशन ये दे रखी है, हमें एक कंडीशन साथ में डिफाइन की हुई है और हमें बोल रखा है कि ये जो कंडीशन है ये कब है, जब हमारे पास x बिलोंग्स टू 2 to 4 है, मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 से 4 तक है। साथ में कुछ कंडीशन दे रखी है, f2 का वैल्यू 1/2 है, f4 का वैल्यू 1/4 है, और उसके बाद दो स्टेटमेंट दे रखे हैं a एंड b। तो पहले स्टेटमेंट क्या बोलता है कि fx का वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 4, मतलब x का वैल्यू अगर 2 से 4 के बीच में है तो fx का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। ये स्टेटमेंट बोला है, इसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे अपन। दूसरी बात उसने बोली कि अगर x का वैल्यू 2 to 4 है तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, मतलब fx का मिनिमम वैल्यू 1/8 होगा। मतलब हमें दोनों तरफ की बात करनी है, मिनिमम वाली बाउंड्री और मैक्सिमम वाली बाउंड्री, दोनों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि उसका बेस पे अपन को ऑप्शन बनाए गए हैं कि ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट ए इज ट्रू, neither स्टेटमेंट नॉर स्टेटमेंट बी इज ट्रू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं। देखिए पहले तो ये जो कंडीशन दे रखी, मतलब ये जो कंडीशन है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखता होगा कि हमारे पास यहाँ एफ डैश एक्स दिखा, यहाँ हमें यहाँ तो यहाँ एक्स दिख रहा था, यहाँ एक्स नहीं है, ओनली एफ एक्स है, मतलब
एफ डैश नहीं था, यहाँ एफ एक्स है और यहाँ ओनली एफ एक्स बचा है। तो आप एक बार आपके माइंड में आएगा कि लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता, वो इसको काट सकता है, ठीक है, और इधर एफ एक्स अकेला रह गया, तो क्या ऐसा कुछ हुआ होगा? तो एक बार ट्राई करके देखें, एक बार ट्राई करके देखें कि अगर ये फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, एक्स, लॉग एक्स, एफ एक्स, इन तीनों का प्रोडक्ट अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आता है। तो देखिए जरा, देखिए ये जो हमने लिखा हुआ था, ये जो था, ये पूरा हमारे पास फंक्शन मिल रहा था किसका, एक्स ln x एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये देखो जरा, इससे डिफरेंशिएशन में पहुंच गए अपन, और ये तो हमें इनिशियली गिवन है ना कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ए, ये देखो जरा ध्यान से, ये मैं जो आपको बात कर रहा था, ये कंडीशन, ये y वही एफ एक्स, मतलब हमने एक तरह से लिखा है एफ एक्स इंटू एक्स इंटू ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया अपन ने, मतलब ये हमारे पास था, गिवन तो था, पर हमें बस ऑब्जर्व करना था कि ये जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन है और वो हमें गिवन है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये वाला वैल्यू, ठीक। अब अगर ये 1 से ग्रेटर है तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस 1 को क्या मैं बोल सकता हूँ कि x का डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, तो इसको dx/dx लिख सकते हैं 1, और वो लिखने के बाद मैं उसको इधर लेके आ जाता हूँ, मतलब ये जो 1 है इसको हमने लिखा d/dx ऑफ x, और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, तो ये जो d/dx था कंबाइंड हमने फॉर्म कर दिया इस तरीके से, इसको जब इधर लेके जाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये 1 था, इसको हमने लिखा d/dx ऑफ x, जब इसको इधर शिफ्ट करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जैसे हमें ये पता चला कि ये डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और जब ये बात क्लियर हो जाती है कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल 2 to 4, इस इंटरवल में फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन आप जानते हो कि मिनिमम वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू फाइनल पॉइंट पे मिलती है, ठीक। अब क्या किया अपन ने, ये जो फंक्शन फॉर्म हुआ इसको हमने एक नया फंक्शन नाम दे दिया gx, इसको एक नया फंक्शन मान लिया अपन ने, gx मान लिया। तो gx के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर द इंटरवल 2 to 4, ठीक। अब देखो जरा, मैं g2 फाइंड कर रहा हूँ, g2 फाइंड किया किसमें, इसके अंदर, ये फंक्शन ही तो माना है अपन ने, इसमें x के प्लेस पे 2 रख दिया, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से 2 ln 2f2 - 2, ठीक है, ln 2 ये डॉट, और अब इसको सॉल्व जब किया अपन ने तो देखो क्या बन गया, ये 2 ln 2 f2 - 2, इन दोनों में ये वाला 2 कॉमन ले लिया, ln 2 - 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब सॉरी 2 कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, उसके पहले काम हो जाएगा अपना। ये देखो जरा, ये जो है f2 का वैल्यू अपने पास था 1/2, तो f2 का वैल्यू 1/2 रखा तो इस 2 को उड़ा देगा वो, मतलब ये f2 से ये 2 कट जाएगा, बचा कौन, ln 2, और ये 2 ऐसा कैसा बच गया, ठीक। इसी तरीके से ये g2 जब फाइंड कर लिया, इसके बाद हम g4 फाइंड करेंगे, तो g4 क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू g4 है, ये वैल्यू g4 के इक्वल है, ये g4 है, तो g4 किसके इक्वल हो जाएगा, हमने रखा इसके अंदर 4 ln 4 f4, 4 ln 4 f4 और -4। अब इसमें हमें देखो f4 का वैल्यू गिवन है 1/4, जब वो रखोगे तो ये 4, ये देखो ये f4 को काट देगा इधर से, अब बचा कौन, ln 4 -4, और ये बच गया ln 4 -4, तो इस ln 4 को अपन लिख सकते हैं ln 2 का स्क्वायर -4, और ये ln 2 में क्या 2 आ गया आएगा, तो 2 ln 2 -4, तो क्या इसमें 2 कॉमन दिख रहा है अपन को, 2 ln 2 -2, ऐसा लिख दिया अपन ने इसको। अब इसके बाद अब हमें ये तो पता लग गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू g4 और मिनिमम वैल्यू g2, तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा इस तरीके से, यहाँ ये देखो जरा, ये स्टेटमेंट लिख दिया अपन ने, और यहाँ मैंने gx वाला फंक्शन लिख दिया, और ये उसका मिनिमम वैल्यू, ये उसका मैक्सिमम वैल्यू, और अब आप देख पा रहे हैं कि ln 2 - 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है, दोनों में आ रहा है, पर मुझे फाइनली fx पे कमेंट करना है, मुझे तो फाइनली fx पे कमेंट करना है। तो देखो fx पे कमेंट करते हैं तो अपन क्या करें, fx और इस पूरे को x ln x से डिवाइड कर देते हैं, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना इससे डिवाइड कर दिया, देखो इधर भी डिवाइड कर दिया मैंने, इधर भी कर दिया, इधर कर दिया, तो वो x जो था, ये देखो ये जो डिवाइड किया अपन ने x ln x से, इधर ये x पहले इधर गया होगा, ये जो ये वाला -x है ये इधर आया होगा, पहले इसमें आके जुड़ा होगा, और उसके बाद इससे डिवाइड किया तो उसमें x कट गया और 1/ln x बचा, और ऐसे कुछ यहाँ होगा, ये x इधर आया होगा, वो कट के 1/ln x बच गया, ठीक। इसके बाद अब हम देखें कि x बिलोंग्स टू 2 to 4 के लिए
2 to 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्व कर रहे हैं, हमें पता है कि इधर वैल्यू रखें अपन, तो ये तो मैंने रख दिया एफ एक्स, ये एफ एक्स, ये वाला एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स लिख लिया अपन ने, और ये हमें मिला तो यही 2 इंटू एल एन टू माइनस एल एन एक्स प्लस 1 बाय एल एन एक्स लेस देन ये वाला वैल्यू, ठीक है, और लेस देन ये 2 एल एन टू माइनस 2 अपन 2 एल एन टू प्लस 1 अपन एल एन टू। इसको जो सिंप्लीफाई किया तो इधर से हमें क्लियर हो गया कि जो एफ एक्स का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। क्यों मिला? क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखो जरा ध्यान से कि इसके अंदर जब अपन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये जो वैल्यू मिला 1 माइनस 1 बाय एल एन टू, तो 1 बाय एल एन टू जो भी वैल्यू रही होगी डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू रही होगी, तो 1 में से कोई पॉजिटिव वैल्यू माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी रिजल्टिंग वो 1 से छोटी रहेगी ना, 1 से छोटी रहेगी तो अपन क्या बोल पाएंगे, जो एफ एक्स का वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है फॉर दिस इंटरवल। एट द सेम टाइम हम अगर दूसरे की बात करें कि ये जो फंक्शन था एफ एक्स ये ग्रेटर देन दिस वैल्यू था, तो एल एन टू माइनस 2 अपॉन 4 एल एन 4 प्लस 1 बाय एल एन 4, जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू मिली हमें 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 2 एल एन 2। अब आप सोचिए कि ये वाला वैल्यू इससे ग्रेटर था, 1 बाय 8 प्लस समथिंग पॉजिटिव, 1 बाय 8 प्लस समथिंग पॉजिटिव उससे ग्रेटर है, तो डेफिनेटली 1 बाय 8 से भी ग्रेटर होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन 1 बाय 8 और एक्स बिलोंग्स टू 2 to 4। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर अगर अपन देखें कि ये जो स्टेटमेंट है एल एम वी टी ये इस पर सेटिस्फाई नहीं होता। एल एम वी टी जो स्टेटमेंट था वो क्या स्टेट करता था कि ये जो अपन अप्लाई कर रहे हैं सारी चीज़ें, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये एल एम वी टी इस पर सेटिस्फाई नहीं करती, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। तो ये बोनस क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक मैट्रिक्स का इक्वेशन और, ए मैट्रिक्स दे रखा 2 क्रॉस 2 with real entries such that a dash equals to alpha plus I where a belongs to r minus 1 to 1 minus 1 and 1 sorry. If determinant a square minus a equals to 4 then the sum of all possible values of alpha। हमारे पास a का रिलेशन a dash से दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से हम करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा करते हैं तो एक ट्रिक होती है हमारे पास। ट्रिक मतलब स्टार्टिंग करने का एक तरीका होता है कि अगर ट्रांसपोज दे रखा है तो जो दे रखा है उसका एक बार फिर से ट्रांसपोज ले लो, उससे रिलेशन मिलता है हमें, और आगे दूसरा रिलेशन हमें दे रखा डिटरमिनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो यही काम करते हैं, तो देखो जरा क्या बनेगा। हमने ए का ट्रांसपोज लिया, मतलब ये तो हमें दे रखा था, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए बन जाएगा, इसका लेंगे तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, प्लस आई सेम रहेगा क्योंकि आई का ट्रांसपोज तो आई होता है। तो भाई अब क्या होगा, अब मैं ए के ट्रांसपोज का वैल्यू रख रहा हूँ अल्फा प्लस आई जो गिवन था, देखो यही वाला वैल्यू रख दिया मैंने फिर से, और ऐसे क्वेश्चन में यही करना होता है अल्फा प्लस आई। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गया ए इक्वल्स टू आई अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब आप देखो जरा ध्यान से 1 माइनस अल्फा ये तो कांस्टेंट है कोई, और आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। तो अब देखो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी हमारे पास ये 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा इधर से, ठीक है, तो आई का तो 1 ही होता है ना, तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डायरेक्टली कि 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है उसके अंदर, तो 1 माइनस अल्फा तो पूरे आई के अंदर मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो जब उसका डिटरमिनेंट निकाला होगा अपन ने तो उधर से 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा ऊपर से भी, ऊपर मतलब पहली रो से भी और सेकंड रो से भी बाहर आ गया होगा, तो इसीलिए होल स्क्वायर हो गया है क्योंकि हमने डिटरमिनेंट लिया इसके बाद, ठीक। और अब अपन इधर से देखें, ये डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए का डिटरमिनेंट, और उसका प्रॉपर्टी हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस ए जो लिखा हुआ है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस आई, इसका डिटरमिनेंट जब लोगे तो इसका डिटरमिनेंट अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, देखो जरा, और ये हमें 4 के इक्वल दे रखा था, ठीक। तो अब देखो जरा इसका डिटरमिनेंट तो मिल चुका था हमें 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास, और इसका ए माइनस आई जो था वो हमने इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, ए माइनस आई कहाँ से सॉल्व किया, इसी से तो किया, ए का वैल्यू आई अपॉन आई 1 माइनस अल्फा आ गया था, तो इसको जब सॉल्व किया 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस आई, तो जब इसको सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, आई कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस अल्फा एलसीएम आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा देखो, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अल्फा
क्योंकि एलसीएम ले लिया अपन, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आई और अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा, तो देखो ये आ गया अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा इंटू आई, ये ए माइनस आई का वैल्यू आ गया। अब हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, वही प्रॉपर्टी जो पहले यूज की अपन ने। और अब अपन इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 4 रख दें, तो जब रखोगे इसका वैल्यू तो 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, जब सॉल्व किया इसको अपन ने तो ऊपर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये अल्फा बचेगा और नीचे 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस -2 तो हो नहीं पाएगा। देखो जरा इनको सॉल्व कर लो, सॉरी प्लस -2 दोनों के लिए सॉल्व करना है, ऊपर अल्फा इस कारण से, तो जब सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन तो हमें +2 के लिए मिलेगी, एक इक्वेशन -2 के लिए मिलेगी, दोनों को जब सॉल्व करोगे तो अल्फा के 2 वैल्यू मिलेंगे आपको। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू का सम फाइंड करना था, दैट इज 5/2। क्लियर है? ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लॉग। देखिए लॉग इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, बेसिक से आया क्वेश्चन ये, हालांकि थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। क्वेश्चन सारे स्टेप में समझ में आते हैं पर हमें थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। लॉग के प्रॉपर्टी के बारे में सोचना है कि ये देखो लॉग वाले क्वेश्चन में अपन को बेस दिया हुआ है, बेस में भी वेरिएबल है और ये नंबर भी वेरिएबल है, तो हमें लॉग को डिफाइन करने के बारे में भी सोचना है। लॉग का बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और लॉग का जो नंबर है मस्ट बी पॉजिटिव, और वो तो स्क्वायर में दे रखा है, तो स्क्वायर में दे रखा है तो बस हमें इतना सा कंसिडर करना है कि ये जो नंबर है ये 0 ना बने। ठीक है, तो हमें ये सारे केसेस कंसिडर करने हैं। साथ ही साथ हमें इनइक्वालिटी भी तो सॉल्व करनी है, तो जब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आप क्या मानोगे कि जो बेस का वैल्यू है, एक बार तो आप मानेंगे कि वो वैल्यू 1 से ग्रेटर है, उसके लिए सॉल्व करेंगे। एक बार आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि बेस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उसके लिए सॉल्व करेंगे और दोनों के लिए सॉल्व करके फाइनली दोनों का यूनियन लेंगे। ठीक, इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका डोमेन डिफाइन जरूर करना पड़ेगा। ठीक, उसी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फाइनली। चलिए देखें, देखिए जरा, ये हमने ये इसने रीजन फाइंड कर लिया कि ये पॉजिटिव होना चाहिए तो इधर से मिल गया, ये 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए उससे वैल्यू मिल गया हमें, और ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्क्वायर तो दे ही रखा ऑलरेडी, नेगेटिव आने का तो मतलब ही नहीं है, जो भी है वो स्क्वायर हो जाएगा, बट 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग 0 को भी रिजेक्ट कर देता है, लगेगा ही नहीं। तो इधर से हमें ये वैल्यू मिल गई, तो इधर से हमें मिल गया x नॉट इक्वल टू 7। इसके बाद अब देखो इसको सब सॉल्व करें, मतलब ये सारी हमें वैल्यू मिल चुकी है, लास्ट में हम इंटरसेक्शन लेंगे इनके साथ। तो अब इसने जो लिया हुआ है x बिलोंग्स टू -7/2 से इन्फिनिटी, ये कहाँ से लिया इसने कि हमारे पास जो वैल्यू आई थी ये ग्रेटर देन, तो इसको लिखा -7/2 से इन्फिनिटी और इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का, तो ये माइनस कर दिया क्योंकि अपन को ये वाला वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें ये वाला वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें ये वाला वैल्यू भी नहीं चाहिए, ये माइनस कर दिया अपन ने। ठीक, अब ये बोला -7/2 से इन्फिनिटी, x का वैल्यू -7/2 से इन्फिनिटी है, और जब हम ये बोलते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि बेस का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो जब हम इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखो पहला केस ले रहे हैं अपन, x + 7/2 ग्रेटर देन 1, x + 7/2 मतलब बेस का वैल्यू 1 से बड़ा, तो जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू ये मिल गया, और ये वैल्यू मिला हमें, हमने इनइक्वालिटी सॉल्व की है, ये वैल्यू मिला, तो जो भी वैल्यू मिलेगा आप इस इंटरवल में, ये वाला जो इंटरवल था उसका कॉमन देखेंगे। ठीक है, वो जो कॉमन आएगा अपने पास तो ये हमें ये मिला। आगे बात समझे? अब देखो जरा सेकंड केस पे चलें। इसमें देखो केस सेकंड में क्या दे रखा है, x + 7/2 0 से 1 के बीच में, पहले अपन ने 1 से बड़ा देख लिया, 1 से छोटे के लिए स्क्वायर है, बिलोंग्स टू 0 to 1। देखो जरा इसको सॉल्व किया अपन ने, तो इस टाइम में मिला x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 10/3 टू इन्फिनिटी। तो जब हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आ रहा था इधर से, इसको जब सॉल्व किया होगा अपन ने तो -7/2 से -5/2 आ रहा था ये, और हमें जो वैल्यू मिली सॉल्यूशन में वो इनके बीच में तो आई नहीं रही, क्योंकि ये बोला -∞ से -4, ये तो -7/2 से स्टार्ट ही हो रहा है और -5/2 खत्म हो गया, जबकि 10/3 से स्टार्ट है। इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो फाइनल आंसर कौन देने वाला है? जो इनिशियली हमने फाइंड किया था वही वाला। तो ये देखो ये x का वैल्यू मिल गया हमें, ये अपना। अब इसके बीच में हमें इंटीजर वैल्यू काउंट करनी है, तो देखो नंबर लाइन पर देखो जरा, -5/2 और ये -2
-1 0 1 2 और ये 10/3 है, उसके पहले 3 आ चुका होगा। ठीक है, अब देखो जरा इसमें काउंट करना है हमें, इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है, मतलब आपको पेशेंटली करना है, और मतलब क्वेश्चन इजी नहीं है, मतलब लेंदी है, मतलब टफ नहीं बोलेंगे, सॉरी टफ नहीं बोलेंगे, लेंदी है थोड़ा सा। वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर क्वेश्चन आते हैं हर बारी। तो एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, उसके साथ कंडीशन दे रखी है कि 10 AI < 1 और I = 1 2 3। अब हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं कि एक स्टेटमेंट ए दे रखा है कि मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 का मोड < A। मतलब हमें ये जो कंडीशन दे रखी है कि जो तीन इसके कंपोनेंट है A1 A2 A3 कंपोनेंट है, इन तीनों में से जो मैक्सिमम होगा वो ए से छोटा है। एट द सेम टाइम दूसरा कंडीशन भी दे रखा है कि जो मोड ए है, मोड ए का वैल्यू किससे छोटा है कि जो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका 3 टाइम्स उससे छोटा है वो वैल्यू। चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि तीनों कंपोनेंट के बारे में कुछ पता नहीं है हमें, तो हमें कुछ तो मानना ही पड़ेगा कि A1 A2 A3 जो तीन कंपोनेंट है उनमें से हम रैंडमली किसी एक को छोटा मान लेते हैं, एक को बड़ा मान लेते हैं, मतलब एक ऑर्डर में मान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये हमने मान लिया, ये माना। तो अब देखो इसका अगर हमें वैल्यू चाहिए होता इसका, तो क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये करते हैं अपन, हमें पता होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, अब देखो इसमें हमने सबसे बड़ा वैल्यू A3 को माना हुआ है। देखो जरा हमने माने इस तरीके से, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं मान सकते हैं, तो हमने सबसे बड़ा वैल्यू इसको माना हुआ है, और ये जो है अगर सबसे बड़ा ये है तो ये दोनों का स्क्वायर तो इससे छोटे रहे होंगे, इसके स्क्वायर से छोटे रहे होंगे, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन A3 स्क्वायर के इक्वल रहेगा। क्यों A3 स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि ये कुछ ना कुछ तो है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ ना कुछ तो है, जीरो तो नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड ही करेंगे, तो डेफिनेटली ये A3 स्क्वायर से ग्रेटर होगा। और जब ऐसा होगा तो अपन ऐसा बोल पाएंगे कि ये पूरा जो नंबर है, ये जो नंबर इस वैल्यू के इक्वल था और ये पूरी वैल्यू इस A3 स्क्वायर से ग्रेटर है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि ये वाला वैल्यू A3 से ग्रेटर है। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से ग्रेटर, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली इससे ग्रेटर, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू थी ना हमारे पास, हमने इन तीनों सबसे बड़ा माना था, तो ये स्टेटमेंट बोल पाएंगे अपन। ठीक, एट द सेम टाइम दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, जब ए स्क्वायर इन तीनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तो हम क्या बोल पाएंगे कि अगर ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो डेफिनेटली अगर मैं इन दोनों की जगह भी सबसे बड़ी वैल्यू ले लूं तो ये वाला वैल्यू तो उससे छोटा ही होने वाला है, क्योंकि इधर इसकी जगह तो ये इसकी जगह रखा ही हुआ है, बाकी ये दोनों भी मैंने इनसे बड़े वैल्यू ले लिए, तो सीधी सी बात है स्क्वायर का सम उसका बड़ा होने वाला है। और ऐसा होने वाला है तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि ये जो वैल्यू था, ये जो इन तीनों के सम के इक्वल था, ये वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू, तो दिस हमें क्या दिख रहा है यहाँ, ये 3 टाइम्स ऑफ A3 स्क्वायर दिख रहा है, और अगर दोनों स्क्वायर रूट ले लूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो जरा, और ऐसा मिल जाएगा, तो अब हम ऐसा बोल पाएंगे कि ए वैल्यू जो है वो इसके √3 टाइम किसकी, मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 मोड, इनमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसके √3 टाइम से छोटी होगी, तो जो √3 टाइम से ही छोटी हो रही है तो उसका अगर 3 टाइम कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली छोटी ही रहेगी, तो यही तो हमें बताना था, तो ऑप्शन 2 भी ट्रू हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स where x y z are distinct non-negative integers satisfying x plus y z y plus z equals to 15। ट्रिपलेट्स का फाइंड करना है फॉर्मूला, 3 नंबर का सम इक्वल टू 15 दे रखा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया, जीरो भी इंक्लूड रहेगा इसके अंदर, तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है हमारे पास, लगा दो फॉर्मूला 15 + 3 - 1 C3 = 136। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन बोली है उसने कि हमने ऐसा मान लिया, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है इसके अंदर, ये देखो जरा, नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स चाहिए एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट, एक वर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट, और जब अपन नॉन नेगेटिव की बात कर रहे थे इसमें कुछ वैल्यू इक्वल भी हो सकती थी, हो सकता है 2 वैल्यूज इक्वल हो या तीनों वैल्यूज इक्वल हो, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना अपन को। तो देखो जरा, हमने मान लिया अगर एक्स और वाई इक्वल है, अगर एक्स वाई इक्वल है तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाला इक्वेशन जो था वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जब इनको इक्वल मान लिया तो 2x + z = 15, तो z = 15 - 2t। ठीक, तो इसके लिए अगर हमें सॉल्यूशन देखा तो हमें मिल जाएंगे ये
ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ये जो टी है, ये जो टी लिखा है अपन ने, टी क्या लिखा है 0 से 7 के बीच में। क्यों? क्योंकि जेड का वैल्यू हम मिनिमम कितना ले सकते हैं 0। तो 0 कब होगा, मतलब 0 इसके अकॉर्डिंग तो बनना नहीं है, पर लीस्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, टी की वैल्यू 1 तो ले पाएंगे अपन, मतलब सॉरी इस 50 में 2 टी वैल्यू 1 तो ले पाएंगे। कब? जब इसका वैल्यू 7 हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा जेड। उसके अलावा अगर अपन यहाँ अपन टी का वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 0 से लेकर 7 तक कोई भी वैल्यू चलेगा, ठीक। ये अपन ने ले लिया। और 5 क्यों माइनस किया यहाँ? क्योंकि हमने ये बोला था x और y इक्वल है, z के इक्वल नहीं है। अगर हमने यहाँ 5 ले लिया होता तो z का वैल्यू 5 आ जाता, वो नहीं बोला अपन ने ओनली 2 वैल्यू इक्वल बताई है, तीनों वैल्यू इक्वल नहीं बताई, क्योंकि वो तो एक ही केस होगा, तीनों वैल्यू इक्वल होने वाला एक ही केस होगा, उसको अलग से काउंट कर लेंगे। तो देखो हमारे पास ये मिल गए, इधर से 7 सोल्यूशन मिले हमें, 0 से 7 तक 8 हो गए थे, पर एक माइनस कर दिया तो 7 सोल्यूशन इधर आ गए, और हमारे पास 21 सोल्यूशंस आ गए एक तरह से, 21 सोल्यूशन आ गए ना, क्योंकि हमने तो ऐसे ही माना है ना। क्योंकि आप जब 2 को इक्वल माना है आपने, जब आपने बोला कि x इक्वल टू वाई, तो कभी ऐसा होता कि आपने y इक्वल टू जेड माना होता, या फिर आपने x इक्वल टू जेड माना होता। तो 3 पॉसिबिलिटी है ना अपने पास। तो हमारे पास 7 सोल्यूशन इसमें मिले हैं, तो कभी इसमें भी मिले होते, 7 इसमें मिले होते, इसमें भी मिले होते, टोटल कितने हो गए 21 सोल्यूशंस। ऐसा हो सकता था ना, क्योंकि हमने जब x इक्वल टू वाई बोला है तो जेड को इक्वल नहीं माना, जब y इक्वल टू जेड बोलेंगे तो x को इक्वल नहीं मानेंगे, जब x इक्वल टू जेड बोलेंगे तो y को इक्वल नहीं मानेंगे। तो हमारे पास ऐसे 21 केसेस हो जाएंगे। और एक केस ऐसा होगा कि जिसमें एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, एक्स वाई जेड इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने केसेस आ जाएंगे, ये देखो, ये हमने माइनस कर दिया। कौन से? ये टोटल, ये तो टोटल आ गए थे, ये तो टोटल हमें डायरेक्टली मिल गया था, फॉर्मूला अपने पास। इसमें माइनस कर दिया जब कोई से 2 इक्वल थे, एक था जब तीनों इक्वल थे, तो माइनस के अपना आंसर आ गया 144, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर जिसने थोड़ा पीएनसी पढ़ा होगा उसने वो कर देगा इस क्वेश्चन को। Set A and B have 5 elements each. Let mean of the elements in set A and set B be 5 and 8 respectively. The variance of the elements in set A and set B be 12 and 20 respectively. A new set C of 10 elements is formed by subtracting 3 from each element of A and adding 2 to each element of B. Then the sum of the mean and variance of the elements of C. Question देखा जाए तो मतलब इजी तो नहीं बोल सकते इसको, पर एवरेज से ऊपर क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा भी है। देखिए जरा कैलकुलेशन क्या क्या दे रखा है कि ए और बी के अंदर 5 एलिमेंट बता दिए इन्होंने, और सी जो बनाया था उसके अंदर 10 एलिमेंट बताए हैं। अब इसके कंडीशन दे दी कि उनका मीन दे दिया हुआ है, ए बी के अंदर 5 और 8 एलिमेंट्स हैं, सॉरी मीन, ए और बी के एलिमेंट्स का मीन 5 और 8 है, और वेरिएंस भी दिया हुआ है उनका 12 और 20 रेस्पेक्टिवली। और नया सेट सी जो फॉर्म किया वो जो ए और बी के 5 एलिमेंट्स है उनकी हेल्प से फॉर्म किया है, पर कैसे किया है कि एक में तो 3 सेपरेट कर दिया और एक में 2 ऐड कर दिया, ए के एलिमेंट में 3 सेपरेट कर दिया, बी के एलिमेंट 2 ऐड कर दिया, उनसे जो नए एलिमेंट मिले हैं वो सारे सी के एलिमेंट हो गए, ठीक है। और अब उसने फाइनली बोला हमसे कि ये बताओ भाई कि देन द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ सी। तो कुल मिला के बात ये है कि ए और बी की हेल्प लेनी है, उसकी हेल्प से सी का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब सी के लिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। चलिए आ जाइए, ए के वैल्यू एलिमेंट एज्यूम कर लिए, बी के एज्यूम कर लिए अपन ने। हमें ये दिया हुआ है, हमें दिया तो वास्तव में क्या है, हमें दिया था कि इसका मीन कितना है, वो हमें दिया हुआ था 5, ये 5। तो मीन क्या होता था, सिग्मा ए आई अपॉन 5 इक्वल्स टू 5। तो सिग्मा ए का वैल्यू कितना हो गया 25, ठीक। इसी तरह सिग्मा बी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 40, क्योंकि वहाँ मीन 8 दे रखा था। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं। अब जो वेरिएंस दे रखा है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा ए आई स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा ए आई बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने। जो वैल्यूज थी हमारे पास, सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए आई का वैल्यू यहाँ से मिल चुका था हमें, वो रख दिया अपन ने, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया हुआ है ना 12। ये देखो ये वाला रिलेशन हमारे पास है, इसमें ये वाला वैल्यू हमारे पास है, ये रख सकते हैं। इसी तरह बी के लिए ये वाला वैल्यू हमारे पास है, इसका वैल्यू रखेंगे। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास पहले वाले में सिग्मा ए आई स्क्वायर मिल जाएगा और दूसरे वाले में सिग्मा बी आई स्क्वायर मिल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। जब ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, अब सी की बात कर लेते हैं।
सी में हमने एलिमेंट मान लिए C1 से C10 तक। तो आप देखिए जरा सी के एलिमेंट जो मिले हैं वो मिले कहाँ से हैं, ए और बी के एलिमेंट से। अगर ए के एलिमेंट हमने ए आई की फॉर्म में माने हैं तो उसमें करना क्या है, 3 तो माइनस करना है, और बी के एलिमेंट हमने बी आई की फॉर्म में माने हैं, कैसे माने, हमने उसमें 2 ऐड करना है। तो देखो जरा, जब सी बार फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिग्मा ए आई माइनस, हम इसको यही तो करने वाले हैं, सिग्मा ए आई माइनस 3 और प्लस इसको क्या लिखने वाले हैं, सिग्मा बी आई माइनस 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिग्मा ए आई ये अलग कर दिया हमने, और 3 क्योंकि ये क्या है, आई इक्वल्स टू 1 से 5 तक है, ये भी आई इक्वल्स टू 1 से 5 तक है। तो हमारे पास जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा सी बार का वैल्यू, मतलब सी का मीन हमें मिल जाएगा। वेरिएंस फाइंड करने के लिए भी क्या करना है, ए आई माइनस 3 का होल स्क्वायर समेशन में, ये बी आई माइनस 2 का होल स्क्वायर समेशन में बाई 10 और माइनस 6 स्क्वायर, ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो यही वाला है, फॉर्मूला तो यही वाला है। ये सिग्मा ए आई बाई 5 जो लिखा था ये बार मीन ही तो था, या मीन लिख दिया अपन ने, क्योंकि जब मीन यहाँ से फाइंड कर लिया अपन ने, इसका यूज कर रहे हैं अपन यहाँ, ठीक। अब तो बस ये कैलकुलेशन है, क्या है, ये ए का सिग्मा ए का स्क्वायर, सिग्मा बी आई का स्क्वायर, ये लिख दिया अपन ने, और माइनस 2ab वाला टर्म आएगा वो ये रहा, इसमें आएगा वो ये रहा, और प्लस ये प्लस कहाँ से आया, ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 13, और 13 का 5 टाइम हो जाएगा तो 65। फाइनली इधर से हमें वेरिएंस मिल जाएगा 32। तो दोनों का सम चाहिए था हमें, तो ये मिल गया हमें सम, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बस बाकी इजी क्वेश्चन है। एरिया का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, हालांकि करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। चलिए आ जाते हैं इस पर। ये सर्कल दे रखा है हमें, आपको देख के आइडिया लग गया होगा, और ये पैराबोला दिया हुआ है। तो जो रीजन हमें फाइंड करना है वो इनसे बाउंडेड जो रीजन होगा, इन दोनों के बीच में जो रीजन आ रहा होगा वो चाहिए हमें, वो चाहिए। तो देखो उसको बनाते हैं अपन। ये देखो ये सर्कल दे रखा है और ये पैराबोला दे रखा है, हमें जो चाहिए वो ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला, ये वाला। तो देखिए आप क्या करें, सिमेट्री फिगर है, आप किसी एक तरफ का फाइंड कर लें, उसका डबल कर देंगे। तो एक तरफ को फाइंड करना है तो आपको एक तो ये दिख रहा है कि जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो है पैराबोला का पार्ट है, तो अंडर दिस पार्ट हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये अपने पास ये दे रखा था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये। तो जब इंटीग्रेट करेंगे y dx, कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 0 से 2 तक, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और 2 पहले से तो बाई 6 हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगा 0 से 2 तक, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब बाई 6, तो देखो जरा ये रहा, ये 2 इंटू 0 से 2 एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट करके ये वैल्यू में मिला। माइनस क्या करना है, माइनस करना है कि अंडर दिस सर्कल, ये जो सर्कल के नीचे वाला एरिया है, ये जो हमने यहाँ शो किया हुआ है, देखो जरा ये वाला जो एरिया, ये सर्कल के नीचे वाला एरिया, थोड़ा सा हमने जूम करके यहाँ शो किया हुआ है, ये वाला एरिया, ये माइनस करना है अपन को, क्योंकि जब अपन अंडर द पैराबोला एरिया फाइंड करेंगे तो पूरा आ जाएगा, और उसके नीचे से ये सर्कल के नीचे वाला, क्योंकि जो हमें चाहिए कोई सर्कल के नीचे है, ये देखो ये वाला एरिया जो दिख रहा है बीच का, ये बीच वाला हमें चाहिए, मतलब अबव द सर्कल एंड बिलो द पैराबोला, ये। तो अब देखो जरा इसके नीचे का माइनस करना है, तो इसके नीचे का फाइंड करने क्या करेंगे अपन, कि इस सर्कल को, ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल और ये इस सर्कल नीचे वाला एरिया माइनस कर दें, तो वो हमने माइनस करने के लिए फाइंड कर लिया इधर से, क्योंकि हमें पॉइंट तो मिल ही चुका था। तो जो सर्कल का एरिया था यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये वाला एरिया पूरा हमें मिला, ये 2 इंटू माइनस 1/4 पाई 2 स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये पाई स्क्वायर बाय 4 वाला फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर बाय 4। ये कैसे कर रहे हैं अपन, ये देखो जरा, ये वो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, अगर ये ट्रायंगल बन गया होता, और ये पूरा, ये सर्कल की अगर बात करें तो सर्कल का एग्जैक्टली 4 पार्ट है इक्वल,
तो टोटल एरिया होता है पाई स्क्वायर, तो एक पार्ट का एरिया हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4। उसमें से हमें नीचे वाला एरिया चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो हमने ये फाइंड कर लिया 2 इंटू टू माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस पाई। इसी को तो माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 4 माइनस पाई माइनस 4 प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 2 पाई माइनस 16/3, मतलब 2 पाई माइनस 8/3। ये स्क्वायर यूनिट हमारे पास आ जाएगा एरिया का। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आर बी रेक्टेंगल गिवन बाय द लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, a अल्फा 0 एंड b 0 बीटा, दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक x एक्सिस पर एक y एक्सिस पर। अल्फा का रेंज दिया हुआ है 0 से 2 एंड बीटा का रेंज दिया हुआ है 0 to 5। मतलब हमें ये दिख गया कि जो रेक्टेंगल फॉर्म किया था उसी की साइड पर ये पॉइंट रहे होंगे। एंड बी सच दैट द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 4:1। तो देखो इसको बनाएंगे हम, तो ये जो दे रखा है ए बी पॉइंट, ये दो ए बी पॉइंट दे रखे थे, उनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, देखो जरा, ये देखो ये कंडीशन हमें दे रखी थी। ये एक तो लाइन ये वाला अपने पास है, मतलब ये रेक्टेंगल एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये रेक्टेंगल हमारे फॉर्म हो रहा है। इसी में हमें पॉइंट जो देखा अल्फा 0, अल्फा का बाउंड्री था 0 से 2 के बीच में, तो इनके बीच में पॉइंट मान लिया। ठीक है, इनके बीच में पॉइंट मान लिया अपने, ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट मान लिया, और इनको ज्वाइन करने वाला लाइन, इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए हमें। ये मिड पॉइंट है, इसका लोकस चाहिए। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि ये जो पॉइंट है ये इसको 4:1 में डिवाइड करता है, मतलब ये वाला जो एरिया 4 है और ये 1 है, इनका रेशियो दे रखा है एरियाज का। ठीक, तो देखो अगर हम बात करें, अगर हमारे पास इसकी बात करें, ये वाला पूरा, ये तो रेक्टेंगल है, इसका एरिया तो हमें पता है, इसका एरिया तो डायरेक्टली आ जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, इसका एरिया हमें मिल जाएगा, और इसका एरिया, ये ट्रायंगल ही तो है, इसका यहाँ अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, हाफ अल्फा बीटा, तो माइनस किया हाफ अल्फा बीटा, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये माइनस करती, ये वाला आ गया, तो इसका रेशियो तो दे रखा है। मैं देखो ये बड़ा वाला, ये अगर मैं इसको A1 बोल दूं सपोज, और ये A2 बोल दूं, तो हमें जो रेशियो दे रखा है A2/A1, A2/A1, तो A2/A1 होगा क्या, ये हमने जो फाइंड किया ये A2 ही तो है, ये A2, और A1 तो क्या है, ये खुद ही तो है, ये सॉरी ये खुद ही। तो देखो जरा, ये रेशियो तो लिया अपन ने, यहाँ ये रेशियो ले रखा है, और ये रेशियो किसके इक्वल है, 4:1 ही तो दे रखा है अपन को। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। ये एच के कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिया अपन, हमें पता है ना कि अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2 किसके इक्वल है, एच के, एंड 0 प्लस बीटा/2 वो किसके इक्वल है, के। तो इधर से हमारे पास एच का वैल्यू कितना, सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2h, बीटा का वैल्यू कितना होगा 2k। बस यही तो रखना था, हमें रख दिया हमने। इसमें रखेंगे तो ये देखो अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, और ये रखा हमने, तो ये 2 से 2 और ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया x y = 1, और ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस ये वाली बात माइंड में आनी चाहिए आपको, जो पिक्चर उसने बोला है वो बनाना आना चाहिए, वो बना दोगे तो क्लियर दिखने लग जाएगा सब। ठीक है, ए बी ए नॉन जीरो वेक्टर, एक वेक्टर का एक और क्वेश्चन मिला हमें, पैरेलल टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स डिस्क्राइब्ड बाय i + j, i + k एंड i - j, j - k. Theta is the angle between the vector a and the vector b, and a dot b equals to 6. Then ordered pair theta a cross b is equals to. तो एक तरह से एक तो हमें ए बी के बीच एंगल फाइंड करना है, और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसको मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, नॉन जीरो वेक्टर दे रखा है, पर मिलेगा कहाँ से, ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स डिस्क्राइब्ड बाय। तो देखो प्लेन जो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपन, वो उसकी डायरेक्शन से होता है, वो डायरेक्शन कहाँ से, नॉर्मल की डायरेक्शन। तो ये दो वेक्टर जो दे रखे हैं, इन दोनों से हमें नॉर्मल मिलेगा, इन दोनों के क्रॉस से हमें नॉर्मल मिलेगा। इन दोनों का क्रॉस करेंगे, पहला नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, दूसरा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, और जब दोनों नॉर्मल वेक्टर आ जाएंगे तो उन दोनों के लिए हमें ए वेक्टर जो बोला है वो पैरेलल है, किसके, उन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन के। तो वो जो दो नॉर्मल मिलेंगे
उनके क्रॉस से हमें फिर ए वेक्टर के पैरेलल लाइन मिलेगी। बात समझ आ रही है? ये काम करते हैं। अब देखो जरा, एन वेक्टर फाइंड कर लिया अपन ने, वो जो वेक्टर दिए हुए थे उनकी हेल्प से n2 फाइंड कर लिया हमने, और जब ये दोनों मिल गए तो हमें ए वेक्टर हमें पता है कि n1 क्रॉस n2 इसी के पैरेलल होगा। हमने a इक्वल्स टू लैम्डा n1 क्रॉस n2 मान लिया, और जब ये मान लिया हमने तो हमारे पास इस फॉर्म में a आ गया। जब a आ गया तो अगर हम a डॉट b की बात करें जो क्वेश्चन में गिवन था, उसको जब सॉल्व किया हमने तो लैम्डा का वैल्यू हमें 1 मिल गया। ये देखिए जरा, लैम्डा का वैल्यू 1 मिल गया हमें, और 1 मिल गया तो अल्फा मिल गया हमें। अल्फा मतलब ए वेक्टर, सॉरी अल्फा नहीं है ये ए वेक्टर है। ए वेक्टर मिल गया हमें। बी वेक्टर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, तो कॉस थीटा का वैल्यू जो फाइंड करना है तो ए डॉट बी अपॉन ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड लिख दिया अपन ने। ए डॉट बी जब हमें पता ही है, ए हमने फाइंड कर लिया, अभी बी ऑलरेडी हमें दे रखा था, तो ए डॉट बी हमने फाइंड किया, इसमें रख दिया, तो वो वैल्यू आ गई 6 और ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ गए, तो ये 1/√2, तो ये थीटा का वैल्यू आ गया अपने पास। और जब आपके पास थीटा का वैल्यू आ गया, ए का मैग्नीट्यूड आपके पास है, बी का मैग्नीट्यूड आपके पास है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो लगा दिया हमने ए डॉट बी। ये सब हमारे पास है, तो हमें यहाँ से ए क्रॉस बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा होल स्क्वायर 36, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 6। तो जब अपन ऑर्डर पे बनाएंगे तो आगे अपने पास ए क्रॉस बी और ये 5/4। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। बस थोड़ी सी बात दिमाग में आनी चाहिए थी आपको कि जो स्टार्टिंग में दे रखा है कि जो प्लेन इज डिस्क्राइब्ड बाय, वो जो दो वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें प्लेन मिलेगा, दूसरे दो वेक्टर दे रखे हैं उन दोनों के क्रॉस से हमें दूसरा प्लेन मिलेगा, और जब दोनों प्लेन्स की डायरेक्शन हमें मिल चुकी है तो उन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन आने वाली है, क्योंकि उन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो लाइन दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो वो हमें ए की डायरेक्शन मिलेगी। जब ए की डायरेक्शन में मिल गई तो अब हमें ए डॉट बी दे रखा था, उस ए डॉट बी में से अपन लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लिया हमने, और लैम्डा का वैल्यू मिल गया तो ए वेक्टर आ गया अपने पास। ए वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी हमें फाइंड करना था, तो ए बी के बीच में एंगल फाइंड करना था, वो लगा दिया हमने। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी रोटेशन पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। फटाफट अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, W1 बी द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय द रोटेशन ऑफ Z1 इक्वल्स टू 5+4 आयोटा अबाउट द ओरिजिन through a right angle in the anti-clockwise direction, and W2 be the point obtained by the rotation of Z2 equals to 3+5 iota about the origin through a right angle in the clockwise direction, then the principal argument of W1 minus W2। देखिए जरा, दो स्टेप है इसके अंदर मेनली, कि एक तो जो W1 है ये कैसे मिलेगा, एक पर्टिकुलर वेक्टर दे रखा है Z1, इसको रोटेट किया हमने अबाउट द ओरिजिन, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम डायरेक्टली इसको लिख पाएंगे क्योंकि हमें तो पता है डायरेक्टली रोटेशन थ्योरम से। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाला क्या है, दूसरा वाला मिला इसको रोटेट करने से, दूसरा वाला इसको रोटेट करने से मिला है। ये देखिए जरा, इसको रोटेट किया कहाँ, अबाउट द ओरिजिन, किस एंगल से, वही 90 एंगल से, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके लिए भी डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि जब भी क्लॉकवाइज में करेंगे तो नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं अपन। ठीक है, चलिए आ जाओ फटाफट। तो देखो W1 मिला हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 से रोटेट किया था, तो जब भी 90 से रोटेट करते हैं तो उसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आयोटा का जब आर्ग्यूमेंट देखते हो π/2 होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, तो ये W1 मिल गया। इसी तरह जब W2 की बात करेंगे तो W2 क्या हो जाएगा, Z2 माइनस आयोटा क्यों, क्योंकि हमने इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -90 होगा तो माइनस आयोटा आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व किया तो ये 5 - 3 आयोटा आ गया, और हमसे यही तो पूछा गया है। तो W1 माइनस W2 ये, और इसका आर्गुमेंट देख लो जरा, तो आर्गुमेंट जब फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 8/-9। तो जब इसको सॉल्व करोगे आपको दिख रहा है क्लियरली कि जो y है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, y पॉजिटिव और x नेगेटिव कहाँ मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब अपन आर्गुमेंट देखते हैं तो वो कैसे मिलता है हमें, पाई माइनस tan इनवर्स 8/9। ठीक है, तो ये तो सबको आई थिंक पता होगा, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स में थोड़ा पढ़ा है उनको पता है आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास tan इनवर्स 8/-9 था, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए हमें। ठीक है, तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन।
कंसिडर एन इलिप्स ई के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और के का वैल्यू 1 से लेके 20 तक वेरी कर रहा है, वैल्यू ले सकते हैं अपन। सी के बी द सर्कल विच टच द फोर कोर्स joining the end points, one on minor axis and another on major axis of the ellipse EK. If RK is the radius of the circle CK, then the value of 1 upon RK square in summation from 1 to 20. अब देखिए क्वेश्चन में पहले तो इलिप्स दे रखा है और उसने ये बोल दिया कि भाई एक CK एक सर्कल है जो इसकी जो चार कोर्स हैं जो एंड पॉइंट को ज्वाइन करती हैं, जो सर्कल के एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि सर्कल वाले इलिप्स में अपने पास जो एंड पॉइंट्स होते हैं दो एंड पॉइंट तो मेजर एक्सिस के मिलते हैं और दो मिलते हैं माइनर एक्सिस के। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस अगर इन सब में सब पॉइंट को ज्वाइन किया जाए तो चार कोर्स मिलेंगी, ठीक है। और हमें जो बोला हुआ है जो सर्कल वो उन चारों कोर्स को टच करने वाला सर्कल है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक इलिप्स है, उसकी चार कोर्स हैं, उनको टच करने वाला एक सर्कल है। तो देखिए जरा कुछ इस तरह का केस, ये चारों इलिप्स की कोर्स आई अपने पास, मतलब इलिप्स रहा होगा, आप समझ लीजिए इस चीज को कि अगर इलिप्स रहा होगा कुछ इस तरीके से एंड पॉइंट उसकी ज्वाइन किया अपन ने, इस तरह से इलिप्स रहा होगा, उसके ये दोनों मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करके कोर्स में नहीं चारों पर इन चारों को टच करने वाला एक सर्कल हमने बनाया, ठीक। तो सबसे पहला काम कि अगर हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन है तो वो हमने क्वेश्चन में गिवन था, इस फॉर्म में लिखा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की हमने, क्योंकि स्टैंडर्ड दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है कि उसका सेंटर ओरिजिन पे है तो उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, उसका एक कोड जो दे रखा है, हमने एक रैंडमली मान लिया कि उसके दो पॉइंट है, उसके दो एंड पॉइंट है A1, एक तो जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है और दूसरा B1। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है, इस लाइन को अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो डायरेक्टली इंटरसेप्ट फॉर्म, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो इसके फॉर्म में लिखें, अगर इसकी फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो जरा, एक्स अपॉन है, ये फॉर्म होता है ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। तो ए कितना है यहाँ देखो जरा, 1/k अंडर रूट में, ये देखो b कितना है 1/k, ये लिखा मैंने, और इनको जब सॉल्व करोगे तो ये कुछ ये इक्वेशन आ जाएगा। और जब ये आ गया अपने पास, अब हमें क्या करना है, जब ये लाइन हमने इक्वेशन लिख दिया तो हमें पता है ना सर्कल का सेंटर 0 0 रहेगा, तो 0 0 इससे इस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे, वो रेडियस ही तो आएगा, वो रेडियस आएगा तो हमने रेडियस फाइंड कर लिया यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने लगा दिया तो ये रेडियस आ गया अपने पास, और ये रेडियस आ गया जैसे अपने पास। तो अब हमें बोला क्या है, इसका रेसिप्रोकल ही तो बोला है, ये रेसिप्रोकल फाइंड कर लिया अपन ने और इसका समेशन लगा दिया, तो समेशन k प्लस समेशन k स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, समेशन k n इंटू n प्लस 1/2, समेशन k स्क्वायर इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें आंसर मिल गया 3080, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था। If equation of the plane that contains the point and is perpendicular to the each of the planes, this and this, is alpha x plus beta y plus gamma z plus 97 equal to 0, then alpha plus beta plus gamma। अब देखो क्या बात कर रहा है ये, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन ये दे रखा है अपन को। अब ये प्लेन कौन सा प्लेन है, जो इस पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब ये वाला पॉइंट उस प्लेन में है। दूसरी बात वो बोल रहा है कि इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स 2x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल्स टू 8, मतलब एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक तो ये वाला जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, और एक दूसरा ये वाला प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है। मतलब जो प्लेन हमें चाहिए वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और जब उन दोनों के परपेंडिकुलर है तो उसका नॉर्मल कहां से मिलेगा हमें, नॉर्मल मतलब उसकी डायरेक्शन कहां से मिलेगी, इन दोनों के जो नॉर्मल होंगे उनके क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक। इनके दोनों के नॉर्मल हमें पता है 3 - 2 3 और वो उसे 2 4 5, ठीक। उसके बाद उसने बोल दिया कि भाई ये जो अल्फा बीटा गामा है इनका सम फाइंड करो, तो इजी काम है ये। तो जिसने 3D वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है इजीली उसको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। दोनों वेक्टर, दोनों प्लेन आपके पास है तो उनके दोनों के वेक्टर आपके पास है, नॉर्मल वेक्टर। तो सबसे पहला काम क्या कर लिया अपने, दोनों इक्वेशन -2 3 5 से जाने वाला एक प्लेन अज्यूम कर लिया, ABC उसके डायरेक्शन रेशियोज मान ली नॉर्मल के, और इक्वेशन लिख दिया अपन ने।
इसके बाद हमें बोला कि ये परपेंडिकुलर लिंक है, तो परपेंडिकुलर इसके भी है, इसके भी है, कंडीशन लगा दी, इसके डायरेक्शन रेशो 2 4 5, इसके 3 - 2 3, तो इनको ए बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके प्रोडक्ट का सम इक्वल्स टू 0 होगा, वो लगा दिया अपन ने। ये देखो जरा, और दोनों को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लिया, तो उधर से हमारे पास ए बी सी के वैल्यूज का रेशियो आ गया, और जब ये आ गया तो ए बी सी के वैल्यूज आ गए, तो जैसे ही अपन ने रखा इसके अंदर, तो हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो जरा, और इस वाली फॉर्म में आ गया, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू मिल गया, बीटा का वैल्यू मिल गया, गामा का वैल्यू मिल गया, और तीनों का सम ही तो चाहिए था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड 48 मेडल्स इन एन इवेंट ए, 25 इन इवेंट बी एंड 18 इन इवेंट सी। If these medals went to total 60 men and only 5 men got medals in all the 3 events, then how many received medals in exactly 2 of 3 events? ये सेट्स का क्वेश्चन है। आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि टोटल तो है 60 लोग जिनको मेडल दिए गए, उनमें से इवेंट ए में 48 मेडल 48 मेडल्स दिए गए, इवेंट बी में 25, इवेंट सी में 18, और टोटल का नंबर दे दिया 60, और ये दे दिया कि 5% ऐसे हैं जिन्होंने तीनों इवेंट में मेडल लिए हैं। ठीक, और अब ये बोला है हमसे कि हमें वो नंबर फाइंड करना है कि जिसके अंदर एग्जैक्टली 2 इवेंट में इनको मेडल मिला हो। तो सेट्स का क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला भी आपके पास है, फॉर्मूला लगाना है आपको, क्योंकि आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला होता है सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी और माइनस सिग्मा एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो जरा, ये तो गिवन था, हमें ये सब गिवन था, ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ये यूनियन है, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन नहीं है सर, ये यूनियन है, और ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। जब ये फॉर्मूला लगाया हमने, अब देखो जरा, इसकी हेल्प से हमारे पास इसका वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ये तो दे ही रखा है ना सिग्मा, ये इन तीनों का सम ही तो है, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 5 है, ये दोनों वैल्यू अपने पास है, और ये टोटल 60 है, लोग तो 60 ही है टोटल। तो इसको जब सॉल्व किया अपन ने, वो ये मिल गया हमें। अब ये तो वो थे जो ए और बी दोनों में जो जीते हैं, पर इनमें कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं, जिन्होंने तीनों में प्राइज वन किया हो, मेडल वन किया हो। इसका मतलब वो ए में भी रहेंगे, बी में भी रहेंगे, सी में भी रहेंगे। मतलब अगर अपन ने ये बनाया तो वो वाले जो तीनों में जीतने वाले हैं, वो इस वाले पार्ट में भी हैं, वो इस वाले पार्ट में भी हैं, और वो इस वाले पार्ट में भी है, तो 3 बार काउंट हो चुके हैं इसका मतलब। तो हमने उसका 3 टाइम माइनस कर दिया, किसका, इस कॉमन वाले का, ये कॉमन वाला जो पार्ट दिख रहा है। तो अब जो बचेंगे एग्जैक्टली ये वाले और ये वाले बचेंगे। ये कौन से वाले हैं, जिन्होंने एग्जैक्टली 2 में अवार्ड लिया है, 2 में मेडल लिया है, सॉरी। तो ये आ गया अपने पास आंसर 21। ठीक है, तो ये सेट्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से आया है क्वेश्चन। y equal to yx be a solution curve of the differential equation 1 minus x square y square dx equal to y dx plus x dy. If the line x equals to 1 intersect the curve y equal to yx at y equals to 2 and the line x equals to 2 intersect the curve y equal to yx at y equals to alpha, then a value of alpha is। तो देखिए हमें ये बोला हुआ है कि ये जो y equal to yx है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये y इक्वल टू yx मिलेगा। और ये बोला हुआ है कि ये वाला जो लाइन है x इक्वल टू 1, ये इस कर्व को इंटरसेक्ट करता है y इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब 1,2 लाइज ऑन द कर्व, लाइन x इक्वल टू 1 कट कर दी y इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा होगा, एग्जैक्टली 1,2। और उसके बाद इसने बोला है कि y इक्वल टू yx एट y इक्वल टू अल्फा, लाइन x इक्वल टू 2, मतलब लाइन x इक्वल टू 1 तो काट रही है y इक्वल टू 2 पर, तो 1,2 पॉइंट मिल गया। और दूसरा में बोला है कि x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू अल्फा है, मतलब 2, अल्फा भी तो पॉइंट है। तो हमें 2 काम करने हैं कि पहले तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे, उस समय उस कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट मिलता है, और उसके बाद जब वो वैल्यू आ जाएगा तो हम दूसरा वाला पॉइंट सेटिस्फाई करवाएंगे तो अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ध्यान से देख लें, वो क्या है। देखो जरा, ये जो इक्वेशन है ये आपको देख के, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो फॉर्म दिख रही है ये आपको आइडिया होगा कि ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई।
ठीक है। और अब मैंने इसको अरेंज किया, ये y2 इक्वल्स टू अल्फा है, ठीक है ना, ये y2 इक्वल्स टू अल्फा है, इन्फिनिटी नहीं है। अब देखिए मैंने इसको अरेंज किया तो क्या किया मैंने कि ये जो एक्स वाई का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये 1 माइनस ये पूरा अपॉन में आ गया और ये ऊपर बच गया डी ऑफ एक्स वाई। और अब मैंने क्या किया, ये आपको फॉर्म दिख रहा होगा डायरेक्टली, अगर एक्स वाई को हमने टी एज्यूम किया होता तो इसका डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी टी हो गया होता। तो ऊपर क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्म आ गया। और जब ये आ गया तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली पता होता है 1/2 है ln 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी। तो देखो जरा ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, टी क्या है, एक्स वाई तो है और ये कर दिया हमने। तो अब हमने एक बार x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 पुट किया तो उधर से हमारे पास c का वैल्यू आ गया। और जब x इक्वल टू 2 डाला इसमें, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे हमें बोला हुआ है ना y इक्वल टू अल्फा, जब उसको रखा अपन ने और जब उसको सॉल्व किया अपन ने तो हमारे पास अल्फा के ये वैल्यू मिले, एक तो ये वाला वैल्यू मिला हमें और एक ये वाला वैल्यू मिला हमें, ठीक है। तो ऑप्शन में इनमें से जो वैल्यू दे रखा है वो अपना आंसर हो जाएगा। दोनों वैल्यू अपन को मिली है, वो दोनों आंसर अपने पास है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये बोला गया है अल्फा बीटा गामा बी द इमेज ऑफ द पॉइंट P235 इन द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 6 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमें फाइंड करने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये पॉइंट है, ये मतलब ये इमेज पॉइंट है, इसका इस प्लेन में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया अपन ने, ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो इधर से अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू मिल गया हमें, और तीनों का वैल्यू मिल गए तो इन तीनों का सम मिल जाएगा। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन होना ही चाहिए था। आपने 3D पढ़ा है और पढ़ा होगा, सरफेशियल भी पढ़ा हो, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और x बिलोंग्स टू आर, एंड ये हमें बता रखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है कि लेस देन इक्वल्स टू टी देन एफ एच। ऑप्शन दे रखे हैं कि एफ एच नॉट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस पॉइंट, 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, देखो 0 एंड 1 सब में वही है, सारे ऑप्शन में 1 या 0 की बात हो रही है। तो हमें एक आइडिया तो मिल गया कि सब में 0 1 की बात हो रही है, तो 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है अपन को, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है अपन को। कर लेते हैं 1 बाय 1। सिंपल क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, सिंपल सा। आप ये देख लो जरा, एफ एक्स ये दे दिया हमें और एफ 0 प्लस हमने फाइंड कर दिया। तो एफ 0 प्लस मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट वो फाइंड कर ली हमने, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली हमने, वो दोनों हमें 0 मिल गई। मतलब एक पे राइट हैंड लिमिट -1 मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 मिल गई। 1 पर चेक कर लिया अपन ने, 1 पर राइट हैंड लिमिट मिल गई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई 0। इसका मतलब 1 पर तो हमें कंटिन्यूस मिल रहा है कर्व, पॉइंट पर वैल्यू LHL RHL तीनों इक्वल आ रही है, जबकि 0 पर एक वैल्यू -1 आ रही है, एक 0 आ रही है। तो 0 पर तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है, तो हमें 1 पर कंटिन्यूस मिलता है और डिसकंटिन्यूस मिलता है x = 0 पर। सिंपल कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो आप इजीली कर सकते थे इसको। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, 2 टर्म दे रखी है, उनके पावर 680 दे रखी है, और जब भी ऐसा होता है रैशनल टर्म्स के लिए हम क्या लिखते हैं, एक जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म में देखेंगे कि जो प्राइम नंबर है उसका पावर इंटीजर होना चाहिए, वो इंटीजर होगा तभी हमें रैशनल नंबर मिल पाएगा। तो देखो जरा, ये इसके लिए जनरल टर्म लिखा, ये जनरल टर्म सिंपली हो गई, आ गया। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसकी पावर ये जो दिख रही है हमें, ये दोनों इंटीजर होनी चाहिए। और सीधी सी बात है, जब इंटीजर होंगी तो हमें ये देखना है कि r/4 जो है वो क्या होना चाहिए। r/4 इंटीजर कब होगा, जब r4 का मल्टीपल होगा। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं 0 से लेके 680 तक, और 0 से 680 तक, तो 0 से 680 तक हम देख सकते हैं। तो देखो इनको जब काउंट करोगे, 0 से काउंट करना मतलब हम ये देख पा रहे हैं कि एक एपी चल रहा है 0, 4, 8, 12 अप टू 680। तो इस एपी के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने हमारे आर के वैल्यू पॉसिबल है, बस उनको काउंट कर लो। तो हम डायरेक्टली जब काउंट करोगे तो आपके पास 171 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली होना चाहिए था और बहुत कम टाइम में हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं।
द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर सच दैट ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन पी यूनियन आर implies that Q union R is true। देखिए क्या बात बोल रहा है, P union Q intersection P union R implies that Q union R। अब देखो ये स्टेटमेंट implies that वाला स्टेटमेंट है, हमारे पास P Q R ये तीन वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तीन वैल्यू कंसीडर करना है तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 8 पॉसिबिलिटीज बनती है। पी क्यू आर के लिए 8 पॉसिबिलिटी बनती है, 8 पॉसिबिलिटीज बनती हैं टोटल, मतलब टोटल हमारे पास 8 केसेज है। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या है, पूरा हम इसको टेबल बना लें और उसमें से देख लें कि कब ट्रू वैल्यू मिल रही है हमें, उनको काउंट कर लेंगे। दूसरा अपन एक बात ये सोचें कि ये इम्प्लाइज डेट वाला स्टेटमेंट है। इम्प्लाइज डेट वाला स्टेटमेंट क्या होता है, सिर्फ एक ही केस में फॉल्स होता है। अगर आपको याद हो, इम्प्लाइज डेट वाला स्टेटमेंट होता है एक ही केस में फॉल्स होता है। कौन सा केस होता है, जब इधर ट्रू होता है इधर फॉल्स होता है, मतलब इस पूरे का आउटपुट ट्रू और इसका फॉल्स। ट्रू है ये फॉल्स है, तभी इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोला जाता है। तो कब होता है ऐसा, अगर हम ये देख लें कि एक ही तो केस है, अगर उसको कैलकुलेट कर लें कि कब ऐसा कब होगा कि ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, तो उसको टोटल केसेस में माइनस कर देंगे अपन। ठीक है, देखो जरा, अब इसमें अपन अगर माने, देखो जरा, अगर मैं इसको फॉल्स मानना चाह रहा हूं तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यू को भी फॉल्स मानना पड़ेगा और आर को भी फॉल्स मानना पड़ेगा। ये दोनों फॉल्स हो गए, इसका मतलब इधर देखो जरा, ये आर और क्यू दोनों फॉल्स हो गए, और फाइनली हमें देखो इंटरसेक्शन ट्रू लेके आना है। इसका मतलब इस वाले को भी ट्रू होना पड़ेगा, इस वाले को भी ट्रू होना पड़ेगा, और ये ट्रू कब होंगे, ये तो फॉल्स हो चुका है ना भाई, तो इसको तो मजबूरी है पी को ट्रू होना पड़ेगा। पी को ट्रू, इसमें भी तो पी को ट्रू होना पड़ेगा तभी तो ट्रू आएगा। तो हमें इसका कोई केस मिल ही नहीं रहा ना कि पी ट्रू हो जाए, क्यू फॉल्स हो जाए, आर फॉल्स हो जाए। यही एक केस होगा जब हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज तो ट्रू ही मिलेगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 में से ये वाला केस माइनस कर दो तो टोटल हमारे पास 7 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिक है, अदरवाइज आप ये टेबल बना के कर ही सकते हैं, ये ऑप्शन आपका खुला ही हुआ है। ठीक है, चलिए, इजी क्वेश्चन था ये। एक और मैट्रिक्स का क्वेश्चन, ए दे रखा है वेयर ए सी बिलोंग्स टू आर इफ ए क्यूब इक्वल्स टू ए सी बिलोंग्स टू आर ए क्यूब इक्वल्स टू एक कंडीशन ये दे दी हमें, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू द इंटरवल n-1 टू n वेयर n बिलोंग्स टू n देन n। तो देखिए भाई ए क्यूब दे रखा है, ए के इक्वल, ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से ए के इक्वल कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करने के बाद हमें इंटरवल मिलेगा। तो बस करने वाला क्वेश्चन है, कर लो इसको भाई। ए दे दिया ए क्यूब इक्वल टू ए, हमने ए क्यूब फाइंड किया, पहले उसको इक्वेट किया, इक्वेट करने से हमें कंडीशन मिली, ये सारी कंडीशन हमें मिलेंगी। इनको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली ए का जो इंटरवल मिलेगा उसको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल दिया हुआ है वो दे रखा है n-1 से n। तो हम देख पा रहे हैं जैसे कि जब इसको कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू 2 आ गया, बस। तो ये करना था आपको क्वेश्चन, ये सिंपल मैट्रिसेज को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। For mn greater than 0, alpha mn equals to integral t power m 1 plus 3t power n dt, 11 alpha 10,6 plus 18 alpha 11,5 equal to p 14 power 6, then p is equal to। अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जरा कि जो हमें इंटीग्रल दिया हुआ है उसमें हमें दिख रहा है कि ये इंटीग्रल जो है ये अल्फा है, ये इंटीग्रल का जो वैल्यू आने वाला है दैट इज अल्फा एम एन की टर्म में, और हमें जो सॉल्व करना है उसके अंदर अल्फा एट 10,6 एंड अल्फा एट 11,5, मतलब एम एन के वैल्यू डिफाइन कर दिए गए, एम का वैल्यू 10, एन का वैल्यू 6, एम का वैल्यू 11, एन का वैल्यू 5। इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिलेगा उसको इक्वेट करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे तो हमें आंसर आएगा। देखो जरा, अब इसके अंदर ये हमें दे रखा था, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसमें ये जो m था, ये m
ये देखो m और n इनके वैल्यू असाइन की 10 एंड 6, तो 10 एंड 6 ये वैल्यू असाइन कर दिए। यहाँ 11 5, ये 11 ये 5, ये वैल्यू असाइन कर दिया अपन ने। ठीक, अब देखो जरा ये 18 है ये। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या मान लिया, इस वाले को, बाद वाले को, इसको तो माना अपन ने फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन। इसको फर्स्ट मानेंगे, बाय पार्ट से करना है, इसको छोड़ा अपन ने, इसको इंटीग्रेट किया t पावर 11 अपॉन 11, ये देखो जरा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन इनटू इसका इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास ये आ गया, इस पे लिमिट लगा दिया अपने, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। इसके बाद प्लस 18, और ये लिखा हुआ है पूरा, अभी ये एज लिखा है, इसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं किया अपन ने। क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां में दिख रहा है t/11 जैसा फॉर्म बन रहा है। तो अब अगली स्टेप में क्या होगा, देखो इसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, क्योंकि ये तो सॉल्व हो चुका है। इस पर लिमिट था 0 से 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास। अपर लिमिट लगाएंगे 2, तो कितना हो गया, 2 3 6, 1 प्लस 6 7 पावर 6, तो ये बन गया अपने पास 11 इंटू 7 पावर 6 प्लस सॉरी अपॉन 11, ये अपन 11 आ रहा है, और जब 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास ये वैल्यू। तो ये सिंप्लीफाई होकर 11 से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगी, और 11 के साथ अब ये पूरा भी बचेगा। कितना बचा है देखो जरा, 11 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा ध्यान से, ये वाला 11 जब इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो इस 11 को काट देगा वो, ये वाला 11 उससे कट जाएगा, बचेगा कौन, ये 6, ये 3, 6 3 जा 18 हो गया, 18 इंटू 1 प्लस 3t पावर 5 t पावर 11। अब जरा ध्यान से देखो जरा, 18 1 प्लस 3t पावर 5 t पावर 11, सेम हो गई, ये खत्म, कट गया। जो बचा है वही आंसर देने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 पावर 6, और ये 2 कहाँ गया अपने पास, क्योंकि इसने जो वैल्यू लिखी है अपने पास उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व जब करेंगे, तो हमने जब इसको किया होगा 1 प्लस 3t पावर 6, इसको इंटीग्रेट किया होगा अपन ने, तो इधर से हमें मिला होगा 11/11, और ये 1 प्लस 3t पावर 6 ये कट गया हमारे पास, और t पावर 11 इसको जब हमने किया तो 11, और इसका 1 प्लस 3t पावर 6 2 पावर 11, सॉरी यहाँ भी वैल्यू रखी होगी अपने, तो ये 2 पावर 11 भी मिला होगा अपन को, ठीक है ना। तो फाइनली हमारे पास ये बच गया 2 पावर 11 और 7 पावर 6। इस 7 पावर 6 को अपन ने लिख दिया इधर से, देखो ये 2 पावर 11 है, ये 2 पावर 11 थी, इधर 2 पावर 11 है, और ये 7 पावर 6 है। इनमें से 2 पावर 6 लिया मैंने और इसको दे दिया, तो 14 पावर 6 बन गया, उधर 2 पावर 5 रह गया, उसको लिख दिया हमने 32, और ये 14 पावर 6। तो हमें कंपेयर जो करना था 14 पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए था, वो 32 आ रहा है, तो आंसर इज 32। ठीक, देखिए जरा, एक सीरीज दे रखी है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, सीरीज दे रखी है और हमें वैल्यू इसका फाइंड करना है। देखिए इस सीरीज का वैल्यू हमें फाइंड करना है, मतलब सीरीज का वैल्यू फाइंड करके इसमें रखना है वैल्यू। सीरीज का क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं वो चीज़ आपको दिख रहा होगा इधर से कि 109 के बाद देखो क्या हुआ, इधर एक कम हो गया, इधर एक कम हो गया, ऐसे कम होता जा रहा है, 1 तक पहुंच गए, और नीचे क्या हो रहा है, 1/5 से मल्टीप्लाई, 1/5 से मल्टीप्लाई, 1/5 से, ऐसे चलती जा रही है सीरीज। अब इस सीरीज का सम चाहिए हमें, क्योंकि तभी हम वैल्यू रख पाएंगे अपन। तो ऐसे केसेज में जब ऐसा हो रहा होता है आपके पास कि ऊपर एपी चल रहा है, नीचे जीपी चल रहा है, मतलब एजीपी आपके साथ है, एजीपी वाले केस में करते क्या है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक पोजीशन शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, हमने क्या कर दिया, 1/5 से मल्टीप्लाई किया, एक एक पोजीशन शिफ्ट करके माइनस किया, तो ये इसके नीचे तो कोई आएगा ही नहीं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये दे रखा है 109, इसके नीचे कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो एक एक पोजीशन शिफ्ट करके माइनस किया है। तो इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, तो 109/5 इसको करेंगे, इसका जो बाय 5 करके आया वो जस्ट इसके नीचे आएगा, फिर इसको जो करेंगे वो इसके नीचे आएगा। तो आप जब माइनस करोगे तो होगा क्या कि 5 स्क्वायर इसमें, 5 स्क्वायर इसमें, 5 इसमें 5, तो इस तरीके से क्या होगा, सेम एलसीएम आएगा, वो माइनस होके माइनस में वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब आप लास्ट वाली टर्म को देखोगे, ये वाली जो टर्म है ये सबसे आगे पहुंच चुकी होगी, इसके ऊपर माइनस करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, तो ये खुद माइनस में बढ़ जाएगी इधर। और अब आप देख पा रहे हैं कि इस 109 को छोड़कर सब में माइनस माइनस आएगा, तो एक तरह से एक जीपी बन जाएगा जिसका फर्स्ट टर्म इज -1/5 एंड द कॉमन रेशियो इज 1/5। ओके, तो वो हमने अप्लाई कर दिया, इन सब में से 1/5 ये फॉर्मूला लगा दिया, ए 1/5 माइनस कॉमन ले लिया,
1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल गया हमें, और फाइनली एस का वैल्यू मिला अपन को यहाँ से, क्योंकि अपने ये वैल्यू आई थी 4s/5, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 का इधर, ये देखो इधर, ये जो 4s/5 था ये 5/4 इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास वैल्यू जो आया। साथ ही साथ हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई तो किया ही सही, और इधर से भी 4 एलसीएम ले लिया, वो इसके साथ मिलके बन गया 16, और उधर मल्टीप्लाई कर दिया 16। ये क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए, हमें इसी फॉर्म में चाहिए। और इसके बाद अपन ने ऐसे इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले लिया था, यहाँ 4 एलसीएम आ चुका था, तो इससे मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह का बन जाएगा, क्योंकि 4 भी था और ये 5 भी था, ये एलसीएम होकर ऐसा बन जाएगा, और फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अच्छा क्वेश्चन है। लेट एच एन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एन इक्वल्स टू 1, एन बिलोंग्स टू एन। Let k be the smallest even value of n such that the eccentricity of hk is a rational number. If L is the length of the lattice rectum of hk, then 2L 21L is equal to। क्वेश्चन में हमें बोला रखा है कि जो k है be the smallest even value of n, स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ n, मतलब हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि n का सबसे छोटा इवन वैल्यू कौन सा है, उस जो कंडीशन आएगी उसको सेटिस्फाई करने वाला। दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ एच के इज अ रैशनल नंबर। तो कंडीशन क्या है कि जो एच के का इसेंट्रिसिटी है, एच के मतलब हाइपरबोला, उसका इसेंट्रिसिटी वो है, वो रैशनल नंबर होना चाहिए, वो देखना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि बी और ए हमारे पास वैल्यू दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इनकी फॉर्म में हमारे पास डायरेक्टली इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके बाद जब कुछ रिलेशन हमें वहाँ से मिलेगा तो फिर हम बोल पाएंगे लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू, वो मिलेगा तो हम 21L का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो देख लीजिए जरा, ये हमने ए स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल गया, बी स्क्वायर वैल्यू इतना मिल गया, ई का वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर स्क्वायर रूट में, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये यहाँ पहुँच गए अपन, यहाँ पहुँच गए। ठीक, यहाँ पहुँच गए तो हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये रैशनल होना चाहिए। रैशनल कब होगा, जब ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी रैशनल हो पाएगा। तो n+1 परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमने मान लिया कि n+1 टी स्क्वायर है, तो ये n हो गया टी स्क्वायर माइनस 1। तो इस पॉइंट पर जब हम n इसको स्क्वायर माना है, वो भी तो स्क्वायर होना चाहिए, तो 2n+4 मतलब 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, तो ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 1 मतलब -2 प्लस 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो टी का वैल्यू देखो क्या क्या रख सकते हैं, तो टी का वैल्यू जैसे सपोज मैंने 1 रख दिया, यहाँ तो 1 तो क्या अलाउ नहीं है, 6 रखो, 6 36 नहीं होगा अलाउ, 7 रखो, 7 स्क्वायर माइनस 1 41 48 देखो जरा n इक्वल टू 48 आ रहा है। जब हमने n के ये t का वैल्यू रखना स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, हमें ये बात ध्यान रखनी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, और ये हमने माना था इसमें, जब n+1 को टी स्क्वायर माना, क्योंकि हमने पहले स्क्वायर माना है, तो इस पर ये भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए था। तो हमने ये देखा कि जब t का वैल्यू 7 रखा, t का वैल्यू 7 रखा, तो 7 रखने पर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 48 आ रहा है, तो e का वैल्यू मिल गया हमें, और जब e का वैल्यू मिल गया तो हम रिलेशन अप्लाई कर पाएंगे कि जब e का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, क्योंकि एन का वैल्यू आ चुका है ना अपने पास। और जब ये आ गया, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई, और ये फॉर्मूला जो अप्लाई किया अपन ने, बी स्क्वायर का वैल्यू 51 आ गया इधर से, और ए का वैल्यू 7, इसका स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व किया तो 21L का वैल्यू 306। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी, हमें ये देखना था, इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि हमें इसका वैल्यू रैशनल चाहिए, तो कब मिलेगा, एन के किस वैल्यू के लिए मिलेगा, तो उसके लिए हमने इस तरीके से मान लिया कुछ। ठीक है, the mean of the coefficient of x square up to x power 7 in the binomial expansion of 2 plus x power 9। सिंपल क्वेश्चन है, मीन चाहिए कोफिशिएंट्स का, जो कोफिशिएंट आ रहे हैं x के, x स्क्वायर के, x पावर 3 के, तो जनरल टर्म लिख सकते हैं, उसकी हेल्प से सारे कोफिशिएंट आ जाएंगे, उनका सम वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास। पर इसने स्टार्ट किया x पावर 1 से x पावर 7 तक, तो इसका मतलब हमारे पास जो डायरेक्टली कोफिशिएंट होते हैं उनका सम होता है, हम उसमें डायरेक्टली जो सम फाइंड करते हैं 2 पावर 9, क्योंकि ये 2 प्लस x पावर 9 है, इसमें जब अपन रखेंगे वैल्यू तो हमें इनके कोफिशिएंट का सम मिल जाता है। मीन ऑफ द कोफिशिएंट हमें चाहिए, इनके जो कोफिशिएंट आ रहे होंगे वो कोफिशिएंट में एक तो 2 भी आ रहा होगा, तो सारे कोफिशिएंट का सम चाहिए, तो हमें x = 1 डाल देंगे, इसमें 1 डालने पर सारे कोफिशिएंट का सम आ जाएगा। पर हमें जो
एक्स्ट्रा मिलेगा उसको हटा देंगे। एक्स्ट्रा कौन मिलेगा, तो हमें पता है इसमें एक्स पावर 9 है, मतलब ये होल पावर 9 है, तो एक्स पावर 9 भी मिलने वाला है, एक्स पावर 8 भी मिलने वाला है, एक्स पावर 0 भी मिलने वाला है। तो ये तीन जो है हमें नहीं चाहिए। देखो एक्स पावर 1 से लेकर एक्स पावर 7 तक चाहिए, तो इसको अपन हटाएंगे। देखो जरा, ये हमने लिखे, ये सबका सारी वैल्यू लिखी इसमें। इसमें देखो मैंने 9C0 नहीं लिया, 9C8 नहीं लिया, 9C9 नहीं लिया, वो हटाना है। तो मुझे करना क्या है, ये तो हो गया टोटल का, x इक्वल टू 1 डाल दिया हमने उसमें माइनस कर दिया 2 पावर 9 का कोफिशिएंट, 2 पावर 1 का कोफिशिएंट और 2 पावर 8 का कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्लियर है। सॉरी मैं 2 पावर 8 गलत बोल गया, मतलब ये 9C9 वाला टर्म है, 9C9 मतलब कांस्टेंट वाला टर्म, और ये 2 पावर 1 वाला और ये 2 पावर 9 वाला, ये तीनों माइनस करना है अपन को। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस कैलकुलेशन है भाई, ये बड़ा कैलकुलेशन 3 पावर 9 मल्टीप्लाई करना, डिवाइड मतलब फाइंड करना था, 2 पावर 9 फाइंड करना था, फिर इनको सिंप्लीफाई करना था, फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो क्लियर हो गया सबको। ये हमने क्या किया, सबका यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए था, मैंने टोटल में से माइनस कर दिया जो नहीं चाहिए। 9C0 वाला नहीं चाहिए, 9C8 वाला नहीं चाहिए, 9C9 वाला नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दिया। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी, समझ में आ गया तो फटाफट हो जाएगा। एक्स का -7x-1, इसके रूट दे रखे a एंड b, और हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो इसमें देखो आपको दिख रहा है कि ये तो कंफर्म है कि इतनी बड़ी पावर है, डायरेक्टली तो नहीं निकल पाएंगे हम, डायरेक्टली नहीं निकल पाएंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये दोनों, ये वाली जो है दोनों वैल्यू इनको कलेक्ट करूंगा, इनको कलेक्ट करूंगा, तो क्या वैल्यू मिल रही है देखो जरा। अगर मैं इन दोनों कलेक्ट करता हूँ तो क्या बनता है, a की पावर 21 प्लस a की पावर 17 प्लस b की पावर 21 प्लस b की पावर 17 अपॉन a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि इसमें मैं इन दोनों में a की पावर 17 कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, a की पावर 4 प्लस 1, इसमें b की पावर 17 ले लूँ, ये बचेगा b4 प्लस 1 अपॉन में a पावर 19 b पावर 19। अब देखो जरा, जब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि a पावर 17 और नीचे a पावर 19 है, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि इनको कन्वर्ट करने एक ही छोटी पावर में, छोटी या सीधा बोला हमें तो पावर 2 चाहिए, तभी तो सिंपल फॉर्म बना पाएंगे, सेम फॉर्म बना पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 17 पावर है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो आ रहे हैं a4 प्लस 1, इसके लिए सोचता हूँ। हमें जब दे रखा है कि इक्वेशन है x² माइनस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट हैं a एंड b। तो एक a को सेटिस्फाई कर दूं अगर मैं, a² माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7a प्लस 1। या फिर एक काम करें, a² प्लस 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली, a² प्लस 1 7a के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं दोनों तो स्क्वायरिंग कर दूं कि बन जाएगा a4 प्लस 1 प्लस 2a² इक्वल टू 49a²। अब आपको देख पा रहे होंगे इधर से कि a4 प्लस 1 का वैल्यू इज 49, एक मिनट, एक मिस्टेक हो गया, ये प्लस 1 नहीं है, ये -1 है, यहाँ ये माइनस हो जाएगा ना इधर, तो ये माइनस होने के कारण ये भी माइनस आ जाएगा, तो ये अपन माइनस कर देंगे इधर। तो देखो ये आ जाएगा -1, होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, उधर जाके ऐड हो जाएगा ये। अच्छा, तो ये बात समझ पा रहे हैं अपन कि जब a4 प्लस 1 का वैल्यू 51a² आ रहा है, तो अगर मैंने इसी की जगह, इस इक्वेशन में a की जगह b को सेटिस्फाई करवाया होता, तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि b4 प्लस 1 इक्वल्स टू 51b² आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर ऐसा करेंगे अपन तो 51b² आ जाएगा इधर से। ठीक, अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ इधर, देखो जरा, तो ये हो गया a17 इंटू 51 a² प्लस b17 51 b² अपॉन a पावर 19 b पावर 19। अब देखो जरा, ये 17 और 2 19 हो गई ना, 51 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया है, अंदर कौन बचेगा, a पावर 19 b पावर 19 अपॉन a पावर 19 प्लस b पावर 19, खत्म, बचा कौन, 51 इज द राइट आंसर। ओके, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है।
In an examination, 5 students have been allotted their seats as per their roll numbers. The number of ways in which none of the student sits on the allotted seat. बहुत ही सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिरेंजमेंट का, पीएनसी का टॉपिक है। जब अपन अरेंजमेंट को बिगाड़ देते हैं, डिरेंजमेंट करते हैं, हमें कुछ ऐसा काम करना है कि जो स्टूडेंट्स के रोल नंबर है उनके अलावा कहीं और बैठ जाए, कोई खुद के रोल नंबर ना बैठे। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अपने पास, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो इसके अंदर। देखो जरा, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला लगाना है, 1 - 1 अपॉन फैक्टर 1, 1 अपॉन फैक्टर 2, 1 अपॉन फैक्टर 3, ऑल्टरनेट साइन आते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखनी थी। एन का वैल्यू 5 था, यहाँ रख दिया अपन ने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सबको करना था ये क्वेश्चन, होना ही चाहिए था सबसे। एक और क्वेश्चन वेक्टर का, लेट अ लाइन L passes through the origin and be perpendicular to the lines L1, L2. If P is the point of intersection of L and L1 and Q is the foot of perpendicular from P on L2, then 9 alpha plus beta plus gamma. एक बार फिर से देखो, ये समझो इस बात को, हमें क्या बोला है, P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L एंड L1, L एंड L1, ये वाला जो लाइन है इसका और इसका इंटरसेक्शन, इन दोनों का, ये जो लाइन दे रखी है अपन को और ये L1 दे रखी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। दूसरा है Q इज द फोटो परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन L2, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया था इससे L2 पर फोटो परपेंडिकुलर वो दे रखा है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, जब हमें ये बोला हुआ है कि ये लाइन है ये ओरिजिन से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द लाइंस, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के, इन दोनों के मतलब इसके लिए इसका वेक्टर ये है, इसके लिए वेक्टर ये है, तो इन दोनों का क्रॉस किया जाए तो जो डायरेक्शन मिलेगा वो एल का डायरेक्शन मिलेगा। ओरिजिन से पास हो रहा है तो पॉइंट हमें मिल चुका है, जब पॉइंट हमें मिल गया, डायरेक्शन मिल गई, तो उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। उस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तो हम उस लाइन पर पॉइंट एज्यूम कर पाएंगे किसी लेमडा या म्यू की फॉर्म में, लेमडा म्यू क्वेश्चन में दे रखा है, हम कुछ और मान लेंगे उसको, उसकी फॉर्म में पॉइंट एज्यूम कर पाएंगे। और हमें ये बोला हुआ है कि पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड L1, तो इस पे तो पॉइंट जो मानेंगे वो लेमडा की फॉर्म में आ जाएगा। इस एल पर पॉइंट मानेंगे वो हमने कोई थर्ड मान लिया आर, उसकी फॉर्म में। दोनों को इक्वेट करना है, तब हमें लेमडा और उधर आर का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, जिससे हमें पॉइंट पी मिल जाएगा। ठीक है, और जब ये मिल जाएगा तो फिर हमारी काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से सेकंड वाली लाइन पर फोटो परपेंडिकुलर देखना होगा। तो देखिए जरा, ये लाइन का एल का इक्वेशन है कि तीनों पॉइंट अपने पास हैं, जी आई जे के, और ये हमने मान लिया गामा, मान लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन। ठीक, ये इक्वेशन मिल गया हमें। अब हमें ये पता है कि ये जो इसके डायरेक्शन रेशियो जो मिले हैं ये कहाँ से मिलने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया, दोनों लाइन के क्रॉस प्रोडक्ट से, इनका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये जो मिला हमें, ये उस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो हमें मिल चुका है। तो सीधी सी बात है, हमें लाइन एल का इक्वेशन मिल गया ना इस फॉर्म में, जो हम लिखते थे ए प्लस लेमडा बी लिखते थे अपन। तो ए तो 0 0 0 है, पॉइंट तो 0 0 है, और ये इसके पैरेलल के, इस वेक्टर के पैरेलल है लाइन। अब हमने क्या किया, इस पर पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट दिख रहा है क्लियरली, -4 गामा, 5 गामा, -2 गामा, ये देखो -4 गामा, 5 गामा, और ये वाला तीसरा वाला -2 गामा। इनको इक्वेट कर दिया अपन ने, वो जो दूसरी लाइन थी L1 वाली जो लाइन थी उस पर जो पॉइंट आ रहे थे उससे इक्वेट कर दिया अपन ने। तो देखो कौन से पॉइंट आ रहे थे उस पर, ये वाले, उस पर पॉइंट क्या था, I+1, मतलब ये लेमडा +1, -11 + 2 लेमडा, -7 + 3 लेमडा, इससे इक्वेट किया। देखो जरा, ये इक्वेट कर दिया अपन ने, 1 + लेमडा, -11 + 2 लेमडा, -7 + 3 लेमडा। इन तीनों की हेल्प से हमने इनके वैल्यू फाइंड कर लिए, तो हमें ये गामा मिल गया -1, उसकी हेल्प से पी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए 4 -5 2। जब पी हमें मिल चुका है, क्यू क्या है, पॉइंट पी से फोटो परपेंडिकुलर डाला L2 पर, वो मिला है, तो क्यू हमने मान लिया ऐसा, क्योंकि क्यू उस लाइन पर है, सेकंड वाली लाइन पर है, फोटो परपेंडिकुलर। अगर एक पॉइंट से एक लाइन पर फोटो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, ये इस लाइन L2 पर है, ये पॉइंट पी था, तो ये हमने एज्यूम कर लिया उस लाइन L2 पर। ठीक है, L2 पर एज्यूम कर लिया इस फॉर्म में, म्यू की फॉर्म में, क्योंकि उसमें म्यू की फॉर्म में दे रखा था। तो PQ, ये जो PQ वेक्टर आएगा वो डेफिनेटली L2 के परपेंडिकुलर होगा। L2 किसके पैरेलल है, इसके, ये L2 की इक्वेशन में दे रखा है अपन को, ये 2i 2j 2k, ये वाले जो मिले थे ना हमको, उनके परपेंडिकुलर होगा, हमने अप्लाई कर दिया। तो इधर से हमारे पास एक रिलेशन आ गया
म्यू का वैल्यू मिल गया और म्यू का वैल्यू आ गया अपने पास, इसका मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए। क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए तो बस हमने कंपेयर कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा बीटा सम किया, फाइनल आंसर इज 5। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको। आई थिंक पेपर थोड़ा लेंदी जरूर था, पर अगर आपका पढ़ा हुआ है, आप फ्लो में करते गए होंगे तो आपको हो गया होगा। टाइम डेफिनेटली थोड़ा मैथ्स में ज़्यादा ही लग रहा है, पर पेपर कंपेरेटिवली इजी आया। कई क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।